आज करने वाले हैं एक और नया चैप्टर। नाम है इसका बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। साबुन के पानी में बहुत सारा झाग बनाओ और उस फोम को उस पानी में डाल दो तो तुम देखो जो साबुन का झाग है वो तो सरफेस के ऊपर चिपक के रह गया, लेकिन फोम अंदर तक गीली होगी ना। तो जो अंदर तक गया एब्जॉर्प्शन हुआ और जो सरफेस पे ही चिपक के रह गया एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी इवॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सरफेस की एनर्जी घट रही है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, रिएक्टेंट भी लड़का है, कैटलिस्ट भी लड़का है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जेईई मेन के सारे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, लेकिन जो सिंपल लेवल जो आसान क्वेश्चन है जेईई में भी 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन आसान होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन, फिर समझेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है, फिर समझेंगे इनको बर्बाद कैसे किया जाता है, इनका फ्लक्चुएशन कोएगुलेशन जिसे प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं कैसे किया जाता है, फिर समझेंगे बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो सारी बातें समझा जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो वो ताजा प्रेसिपिटेट जब तुमने डीएम मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिला के शेक किया, तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से उस पर चार्ज आ गया और उस चार्ज की वजह से वो अंदर जाके फंस गया। तो अंदर जाके फंस गया तो उसको बोलते हैं पेप्टाइडेशन। इसीलिए हार्डी-शुल्ज रूल आता है कि कोएगुलेटिंग पावर चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे मान लो नेगेटिव है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी आसानी से वो कोएगुलेट कर लेगा। कोएगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना उसका कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा। पोलर हेड बाहर है और टेल अंदर है। तो मिशेल में पोलर होता है बाहर और टेल होती है अंदर। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? तो आज करने वाले हैं एक और नया चैप्टर। नाम है इसका बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है, कहने को फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, बट इसमें फिजिकल केमिस्ट्री वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है। लेकिन कहा इसको जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। 12th में आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चैप्टर के 3 हिस्से हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एडजॉर्प्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, और कैटालिसिस एडजॉर्प्शन जितना ही इंपॉर्टेंट। तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ चैप्टर है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी तो है, रटना नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन समझ लो, प्रोसेस समझ लो, थोड़ी बहुत बेसिक बातों को जान लो और इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बता दूं, इससे क्वेश्चन आता है भाई नीट एग्जाम। वैसे हम यही कहते हैं इससे क्वेश्चन आता है, उससे क्वेश्चन आता है। तो नीट एग्जाम हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछता है। ऊपर से पूछता है, बहुत डेप्थ में नहीं पूछता। तो यहां पे हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे। एनसीईआरटी के ऑर्डर में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी पहले एडजॉर्प्शन, देन कैटालिसिस और उसके एंड में कोलाइडल। सबसे बड़ा सेक्शन कोलाइडल है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कोलाइडल है, सबसे ज्यादा जरूरी कोलाइडल है, सबसे ज्यादा डेफिनेशन कोलाइडल में, सबसे ज्यादा समझना कोलाइडल को है। तो चिंता की कोई बात नहीं। सबसे पहले एडजॉर्प्शन की बात करें तो देखो दो चीज होता है, सोखना। जैसे जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो तुम सुन रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ ही रहे हो ना, ठीक है। तो जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुमने मेरी बात सुनी और मेरी बात तुम्हारे कान के बगल से टकराते हुए निकल गई या तुम्हारे कान से होते हुए निकल गई, एक कान में गई दूसरे कान से बाहर निकल गई, वो बात तुम्हारे दिमाग तक पहुंची ही नहीं। तो मैं कहूंगा कि तुमने मेरी बात को एब्जॉर्ब किया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं किया। और जब मैंने तुम्हें पढ़ाया तुमने बहुत ध्यान से सुना, तुमने कहा हाँ ये बात है, ये बात है, उस पर सोचा, चिंता की, मतलब उस बात को अपने अंदर समा लिया, तो कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो डिफरेंस समझ में आया? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो फिनोमेना होते हैं, एक में डी आता है, एक में बी आता है। जब हम सिर्फ ऊपर से काम करते हैं, ऊपर से फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहे हैं, तो बोलते हैं एडजॉर्प्शन। यानी जब सरफेस के ऊपर कोई चीज आके एब्जॉर्ब हो जाती, कोई चीज आके एक्यूमुलेट हो जाती, कोई चीज आके सूख जाती है, जम जाती है, तो उसको कहते हैं बच्चों एडजॉर्प्शन। तो क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। और जब वो सरफेस के अलावा अंदर तक घुस जाए, अंदर तक चली जाए, बात बिल्कुल बस गई दिमाग में, मन में, खून में, ब्लड में, हर जगह, तो कहा जाता है उसको एब्जॉर्प्शन। जैसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2.2H2 बनाने के लिए पानी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब तुम सिलिका जेल वाले पैकेट देखें जो बॉटल में, लेदर की चीजों में आते हैं, जिन पर लिखा होता है डू नॉट ईट, थ्रो अवे, फेंक देना, हम फेंकते नहीं है, उनको कभी फाड़ के देखो तो उनके अंदर से ग्लास जैसी चमकती हुई सी ट्रांसपेरेंट बॉल्स निकलती हैं।
तो वो सिलिका जेल होता है और वो पानी को अपनी सरफेस के ऊपर रखता है, अंदर नहीं जाने देता है। तो दो चीजें हुई, एडिसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल, फोम देखा है? फोम को साबुन के पानी में बहुत सारा झाग बनाओ, मम्मी से बचकर अब चप्पल पड़ेगी, तो साबुन के पानी में बहुत सारा झाग बनाओ और उस फोम को उस पानी में डाल दो। तो तुम देखो जो साबुन का झाग है वो तो सरफेस के ऊपर चिपक के रह गया, लेकिन फोम अंदर तक गीली होगी ना। तो जो अंदर तक गया एब्जॉर्प्शन हुआ और जो सरफेस पे ही चिपक के रह गया एडिसॉर्प्शन हुआ। ठीक है, यहां पे दो टर्म भी आते हैं, अभी सब आएंगे आगे धीरे धीरे। सॉर्प्शन कहा जाता है अगर दोनों काम हो तो कहते हैं सॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन सरफेस के अंदर भी जा रहा है और सरफेस के ऊपर भी रह रहा है, तो दोनों काम हो तो बोलते हैं सॉर्प्शन, और सॉर्प्शन के अपोजिट को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। देखो सब सिंपल सी मीनिंग है, बातों के मतलब समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। डिसॉर्प्शन का मतलब जब हम एब्जॉर्ब या एडिसॉर्ब यानी चिपकी हुई चीजों को अलग करते हैं। जैसे मान लो पैनल है, इस पे बहुत सारी धूल जम गई, तो धूल इसकी सरफेस के ऊपर है, इसके अंदर तक तो चली नहीं गई, तो सरफेस के ऊपर है तो मैं कहूंगा धूल एडिसॉर्ब हुई। अब मैंने कपड़ा लिया, मार दिया फटका, तो कपड़े से मैंने क्या किया, इस धूल को हटा दिया, तो वो हो गया डिसॉर्प्शन। जैसे तुम्हारी किताबें हैं जिन पे मकड़ी के जाले, धूल, मिट्टी सब कुछ लगी हुई, क्योंकि सालों से उठाई नहीं, अनयूज्ड किताबें, तुमने उठाया, उनको पटका, थोड़ा कपड़े से पोंछा, चमक गई, तो ये क्या किया तुमने, डिसॉर्प्शन। तो एडिसॉर्ब या एब्जॉर्ब हुई चीजों को हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है, जैसे हम सॉल्यूशन में बताते हैं भाई, सॉल्वेंट और सल्यूट। सॉल्वेंट जिसमें घोला गया, सल्यूट जिसको घोला गया। तो बिल्कुल वैसा ही है, जो सॉल्वेंट जैसा साउंड कर रहा है, एडसॉर्बेंट, ENT एंड में, उसमें डिसॉल्व किया गया, यानी जिस सरफेस पे आके चीजें चिपक रही हैं वो सरफेस कहलाएगा एडसॉर्बेंट। और जिसको एडसॉर्ब किया गया, जो सल्यूट जैसा साउंड कर रहा है, UTE एंड में, यानी जिसका आके एक्यूमुलेशन हुआ, जो चीज आके चिपकी, तो जो चीज चिपकी उसको कहा जाएगा एडसॉर्बेट। जैसे फूल एडसॉर्बेंट और भंवरा एडसॉर्बेट। समझ में आई बात? जैसे तुम क्या होगे, जो लड़की प्राणी होते हैं, लड़के क्या होते हैं, एडसॉर्बेट, वो जाके सुंदर कन्याओं पे चिपक जाते हैं, एडसॉर्ब कर जाते हैं। तो एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, हम दो बातें डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब मैकेनिज्म की अगर बात करें, तो मान लो ये मेरी एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरी एक सरफेस है, और सरफेस के ऊपर होती है एक्टिव साइट। सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट होती है, यानी जगह होती है, जिनको हम ऐसे दिखा लेते हैं, या इसको ऐसे ही दिखा लेते हैं कि सरफेस के ऊपर ये वो जगह हैं जिन जगहों पे आके चीजें चिपक सकती हैं। ये हमारी हो गई एक्टिव साइट। जैसे फूल में भी कहीं कहीं पे अच्छे अच्छे रस होते हैं। अब ये हमारा एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसके ऊपर, क्योंकि इसके पास फ्री वैलेंसी होती है जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, तो इसकी वजह से ये पार्टिकल खिंचा चला है, तो यहां पे आके चिपक गया, यहां पे आके चिपक गया। तो ऐसे करके अगर ये पार्टिकल जगह जगह चिपक जाता है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का एक्टिव साइट पे एडसॉर्प्शन हो गया। पार्टिकल का एक्टिव साइट पे क्या हुआ, एडसॉर्प्शन। सरफेस के पास इनको कहा जाता है फ्री वैलेंसी, जिसकी वजह से आती है सरफेस टेंशन, सरफेस अनस्टेबल होती है। हमेशा हम कहते हैं सरफेस बल्क के कंपैरिजन में कम स्टेबल है। कम स्टेबल होने का मतलब अंदर से ज्यादा एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को कम करने के लिए सरफेस टेंशन आती है। सरफेस टेंशन पढ़ी है ना, सरफेस के ऊपर भी बहुत लोड है, बहुत प्रेशर है यार। तो इस एनर्जी की वजह से सरफेस अनस्टेबल है, जिस वजह से सरफेस पार्टिकल लेती है, और पार्टिकल को एडसॉर्ब करने के बाद सरफेस की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सरफेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि सरफेस पार्टिकल अपने आप एडसॉर्ब करती है। अगर तुमने नोटिस किया हो, मैं इसके बाद धूल फेंकूं तो अपने आप एडसॉर्ब करेगी, राइट? तो स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी उसकी एनर्जी क्या हो गई, घट गई। उसकी एनर्जी घट गई। एनर्जी घटने का मतलब पहले ज्यादा एनर्जी थी, अब नीचे आ गई एनर्जी लेवल पे, और अगर एनर्जी घटी तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हुई, इवॉल्व। दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो, ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन surface becomes more stable than the previous state
and that's why adsorption process is exothermic always. Adsorption process result in the evolution of heat. Oh, I'm sorry, हिंदी इंग्लिश नहीं है पूरा. तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी इवॉल्व होती है. क्यों? क्योंकि सरफेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सरफेस की एनर्जी घट रही है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी. तो जो सरफेस एनर्जी वही आके सरफेस एनर्जी ही आके ये एक्सोथर्मिक नेचर देगी. पार्टिकल पहले आजाद था, पहले पार्टिकल आजाद था, कहीं भी जा सकता था, कहीं भी घूम सकता था, लेकिन अब वो पार्टिकल चिपक गया, अब वो ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकता. पहले वो पिंकी रिंकी चिंकी सबके पास जा सकता था, लेकिन एक बार वो पिंकी के साथ आ गया तो अब रिंकी चिंकी तो उसके जोन से बाहर हो गई. तो पहले जो पार्टिकल आजाद था, जो रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी मिंकी सबके पास जा सकता था, अब वो इतना आजाद नहीं रहा, यानी पार्टिकल का रैंडम बिहेवियर कम हो गया, पार्टिकल का रैंडम मोशन कम हो गया. दैट्स व्हाई वी से ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन रैंडमनेस भी घट जाती है, रैंडमनेस भी बच्चों घट जाती है. और क्योंकि एडसॉर्प्शन अपने आप होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी होगी? निगेटिव. तो एडसॉर्प्शन के समय गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी और इंथैल्पी, इन तीनों का चेंज बच्चों निगेटिव होता है. तीनों का चेंज कैसा होता है? निगेटिव. और समझो, देखो ये निगेटिव है, टी डेल्टा एस निगेटिव है, और निगेटिव निगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो डेल्टा जी तभी तक तो निगेटिव होगा जब तक ये निगेटिव है. तो एडसॉर्प्शन तभी तक हो पाता है जब तक डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से ज्यादा है. इस बात को समझना, डेल्टा एच हमारा निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, तो टी डेल्टा एस के साथ जो माइनस साइन है वो इसको पॉजिटिव बना देगा. अब इन दोनों का एडिशन निगेटिव तभी आ पाएगा जब निगेटिव वाला नंबर ज्यादा हो. तो एडसॉर्प्शन तभी तक हो सकता है जब तक इंथैल्पी का चेंज टी डेल्टा एस से ज्यादा हो. एक बार ये बराबर हो गया, एक बार ये बराबर हो गया, हम कहते हैं एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, सैचुरेट हो गया. सैचुरेट होने का मतलब अब इससे ज्यादा एडसॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. अब बच्चों इससे ज्यादा एडसॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. जैसे मान लो मैं एक मिट्टी का थैला उठा के लाऊं और फेंक दूं इस बोर्ड पे, मिट्टी का थैला लाऊं फेंक दूं यहां पे, तो धूल के मिट्टी के कुछ पार्टिकल यहां पे चिपकेंगे, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे. क्यों? क्योंकि जितना एडसॉर्प्शन हो सकता था वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद नहीं हो पाएगा. जैसे मान लो तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब है जो तुमने खोली नहीं सालों से, उस पर धूल जमी, तो शुरुआत में धूल जमी 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 जमी, एक टाइम ऐसा है ना कि अब और ज्यादा गंदी नहीं होगी, उस पर जितनी मैक्सिमम धूल जम सकती थी, क्योंकि उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया. अब जब तक तुम सरफेस को साफ नहीं करोगे वापस से, तब तक दोबारा से एडसॉर्प्शन नहीं होगा. तो एक समय आता है जब एडसॉर्प्शन का डेल्टा जी 0 हो जाएगा, मतलब निगेटिव है शुरुआत में, फिर निगेटिव से कम निगेटिव, एक्टिव साइड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, निगेटिव से कम निगेटिव होते होते 0 हो गया. जैसे ही 0 हुआ उसके बाद एडसॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, उसके बाद एडसॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा या इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो ये सारी बातें जो अभी मैंने समझाई वही सारी बातें लिखी हैं कि जो बल्क के अंदर का फोर्स होता है वो बैलेंस है, तो नेट फोर्स नहीं काम करता है, लेकिन सरफेस के पास अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं जिसकी वजह से सरफेस टेंशन आती है. इसीलिए हम कहते हैं सरफेस अनस्टेबल है, सरफेस अनस्टेबल है. और इन्हीं बैलेंस फोर्स की वजह से सरफेस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से एडसॉर्प्शन होता है, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से एडसॉर्प्शन होता है. एडसॉर्प्शन के लिए डेल्टा एस निगेटिव होता है. एडसॉर्प्शन की वजह से सरफेस की एनर्जी घट जाती है, एनर्जी घटने की वजह से एक्सोथर्मिक नेचर होता है. तो एडसॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है. जो बातें बता रहा हूं वही बातें लिखी, इसमें कभी भी तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ एनसीईआरटी या पीडीएफ को पढ़ लो, तुम्हारा काम खत्म. स्पॉन्टेनिटी होने के लिए यहां नीचे तुम्हें पीडीएफ में लिखा मिलेगा, डेल्टा जी नेगेटिव है, सारे एडसॉर्प्शन में स्पॉन्टेनिटी होती है. अगर बात करें एडसॉर्प्शन के दो टाइप हो जाते हैं हम, एक सरफेस है दूसरी सरफेस है. एक पार्टिकल आके इस पे चिपका और चिपकने के लिए वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रहे थे या फिर डाइपोल फोर्स काम कर, मतलब वीक फोर्सेस काम कर रहे थे.
और दूसरे केस में जब पार्टिकल आके चिपका तो सरफेस और पार्टिकल ने केमिकल बॉन्ड ही बना लिया। मतलब एक तो ये है जो वो रिलेशन होता है कमजोर था, टेम्परेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, और इसमें क्या हुआ, एंगेजमेंट हो गई, रिश्ता हो गया पक्का, रिश्ता हो गया पक्का। तो इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, आयोनिक बॉन्ड बना ले, मतलब स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो गया। तो चिपका चिपकी का खेल दो तरह से हो सकता है, एक वीक फोर्सेस की वजह से और एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से। जब वीक फोर्सेस की वजह से होता है तो उसको कहते हैं फिजियोजॉर्प्शन। उसको कहते हैं बच्चों फिजियोजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजियोजॉर्प्शन। और जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं कैमीजॉर्प्शन। कि इसमें जब बात बन गई तो अब हो गया। अब देखो यही सब बातें, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, निब्बा निब्बी, ये हमारे मियां बीवी, पति पत्नी, शादीशुदा लोग, नवविवाहित वधु, तो वो सारी बातें देखो। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या काम करता है, वीक फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं, या तो आयोनिक या कोवेलेंट। यहां पे खर्चा वर्चा भी ज्यादा नहीं होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने में क्या है, बाइक पे घुमा दिया, कार में घुमा दिया, रेस्टोरेंट ले गए, पार्टी कर ली, ज्यादा ज्यादा 1000-10,000 रुपए खर्च कर दिए। तो यहां पे क्योंकि फोर्स वीक है तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं आएगी, वीक फोर्स से एनर्जी भी कम आएगी। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तुम्हें रिसेप्शन करना है, तुम्हें 100-200 लोगों को बुला के दावत करनी है, 5 स्टार होटल बुक करना है, तो कैमीजॉर्प्शन की जो हीट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फिजियोजॉर्प्शन। इसमें मल्टी लेयर भी बन सकती है, इसमें थोड़ा सा मल्टी लेयर काम भी हो सकता है, सुबह पिंकी शाम को चिंकी, वो काम भी हो सकता है। तो हो सकता है कि एक लेयर एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि कोई स्पेसिफिकनेस नहीं है, वैन डर वाल्स फोर्स स्पेसिफिक नहीं, सबके बीच में काम करते हैं। तो मान लो एक लेयर एब्जॉर्ब हुई और उस लेयर के ऊपर एक दूसरा पार्टिकल आके चिपक गया, इसके ऊपर एक तीसरा पार्टिकल आके चिपक गया, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स है तो बन सकते हैं। तो कई सारी लेयर बन सकती, कई सारी लेयर बन सकती, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है। ए और बी अगर केमिकल बॉन्ड बना रहे तो इसका कंपलसरी मतलब नहीं कि ये भी आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। तो कैमीजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड हो सकता है, बट कैमीजॉर्प्शन कैसा होता है, मोनोलेयर्ड होता है। मोनोलेयर्ड ये यूजुअली नॉन स्पेसिफिक होता है। वैन डर वाल्स फोर्स, डाइपोल फोर्स किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में आ सकते हैं, बट केमिकल बॉन्ड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक नेचर की है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो डेफिनेटली नाइट्रोजन किसी और एटम के साथ भी बॉन्ड बना रहा होगा, तो वो हमारा नॉन स्पेसिफिक है, ये हमारा नॉन स्पेसिफिक। बट फिर भी जो गैसेस इजिली लिक्विफिकेबल है, याद है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनके लिए ए वैल्यू ज्यादा है, वैन डर वाल कांस्टेंट, यानी जो वैन डर वाल अट्रैक्शन ज्यादा करती हैं, उनका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। स्पेसिफिक तो नहीं है, बट गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। जिस गैस का वैन डर वाल अट्रैक्शन ज्यादा है वो गैस ज्यादा आसानी से आके चिपकेगी, और जिस गैस का वैन डर वाल अट्रैक्शन कम है वो गैस मुश्किल से चिपकेगी। तो सबके अलग अलग तरीके रहेंगे, किसी का चिंकी से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, किसी का पिंकी से ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो यहां पे स्पेसिफिक नेचर तो नहीं है, रैंडमली हो रहा है सब कुछ, बट फिर भी ऐसा कहते हैं कि जिस गैस का लिक्विफिकेशन आसानी से है, जो गैस ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, उससे फिजिकल फोर्सेस इजीली डेवलप करने की टेंडेंसी होगी। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे केमिकल बॉन्ड केमिकल रिएक्टिविटी डिफाइन करेगी। ये एक बार बन गया तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते, सही बात है ना, एक बार हो गई शादी तो हो गई, फिर तो गया काम। बट ये वाला रिवर्सिबल है, इधर जुड़ा उधर टूटा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिजियोजॉर्प्शन रिवर्सिबल है, बट कैमीजॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर मुश्किलें आएंगी तो क्या होगा, मुश्किलें आएंगी तो फिर धीरे धीरे साथ निभाना कम होता जाएगा। असली रिश्ता तो वही ना जो मुश्किलों में साथ दे। तो यहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दूर जाना चाहेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन कम होता है। लेकिन कैमीजॉर्प्शन पहले थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? शुरुआत में नया नया सब कुछ होता है तो मुश्किलों में भी लगता है एक दूसरे का साथ देना है। तो शुरुआत में जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई।
अब उस एक्टिवेशन एनर्जी की मदद से वो बॉन्ड इजीली बनाएंगे। बट हो सकता है कि जब मुश्किलें आती गई साल 10 साल बीते तो इंसान को लगने लगा अरे यार इसके साथ तो हमेशा दुख ही है, चलो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, छोड़ के निकल गए। तो ये पहले तो बढ़ता है, पहले तो स्ट्रांग होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्योंकि ज्यादा रिएक्शन हो पाती है। बट एक समय के बाद, एक टेम्परेचर के बाद फिर वही टेम्परेचर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो शुरुआती दौर का टेम्परेचर बॉन्ड को बनाने में हेल्प करता है, एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो बॉन्ड को वीक करके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और केमिकल एब्जॉर्प्शन को खत्म कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जहां पे मुश्किल जब आई तो और ज्यादा अच्छी मित्रता हो गई, और ज्यादा अच्छा रिश्ता बन गया और फिजीज ऑप्शन बदल गया कैमीज ऑप्शन में। बट कैमीज ऑप्शन कभी फिजीज ऑप्शन तो नहीं बन सकता ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादीशुदा हो सकते हैं बट इधर वाले जो पार्टनर है वो कभी भी इस दौर में नहीं आ पाते हैं। तो फिजीज ऑप्शन कभी कभी टेम्परेचर बढ़ाने पे कैमीज ऑप्शन में बदल सकता है, कैमीज ऑप्शन में बदल सकता है। तो ये हमें दो डिफरेंस समझने थे, फिजीज ऑप्शन, कैमीज ऑप्शन। नॉन स्पेसिफिक नेचर का है, ये स्पेसिफिक नेचर का जैसा भी बताया, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर जाता है। जो गैस आसानी से लिक्विफिकेबल है वो आसानी से एब्जॉर्ब होती है। ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है जो आसानी से केमिकल बॉन्ड बना ले। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो दोनों बढ़ेंगे, ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज्यादा एक्टिव साइट मिलेगी, ज्यादा बड़ा सरफेस है तो एडसॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होगा, एडसॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होगा। देन बच्चों एडसॉर्प्शन में जो आखिरी टॉपिक आता है उसको बोलते हैं फ्रेंडलिश आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो एक तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, अगला इफेक्ट आता है प्रेशर का। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल ज्यादा पास आएंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा पास आएंगे तो चिपक ज्यादा सकते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से फिजियोडॉप्शन, फिजियोडॉप्शन का स्पेलिंग है इसकी, फिजियोडॉप्शन हाँ बढ़ जाता है, सही स्पेलिंग है, फिजियोडॉप्शन बढ़ जाता है। मैंने सोचा हेल्प ले लूं यहां लेकिन फिजिकल एडसॉर्प्शन लिखा है, चलो मान लेते हैं फिजियोडॉप्शन बढ़ जाता है। लेकिन प्रेशर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, ऐसा तो नहीं है ना कि दबाव लगाओगे तो बना देंगे, टेम्परेचर लगाओगे तो भले बना लें, प्रेशर बढ़ाने से केमिजॉर्प्शन पे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है, केमिजॉर्प्शन में कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने समझा था, प्रेशर के इफेक्ट को ही बोलते हैं फ्रेंडलिश आइसोथर्म। इसमें एक और तुम किसी बुक में पढ़ लोगे लैंगमुइर आइसोथर्म, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है इसका मतलब वो हमारे पास सिलेबस में भी नहीं है। जो काम एनसीईआरटी में नहीं वो सिलेबस में नहीं। देखो सिंपल से समझो, मान लेते हैं ये हमारी एक सरफेस है, कहां गई सरफेस, सरफेस सरफेस सरफेस, ये सरफेस है गोलाकार, ये सरफेस पे एक्टिव साइट्स है और इसके आसपास गैसेस भटक रही हैं, इसके आसपास क्या भटक रही हैं, गैसेस भटक रही हैं। तो देखो अभी क्या है, सारी, ये क्या हो गया भाई, रुक जाओ, हाँ अभी क्या है, सारी की सारी एक्टिव साइट खाली है, सारी की सारी एक्टिव साइट खाली है। सरफेस मतलब बिल्कुल मस्त आराम से क्लीन सरफेस है, बिल्कुल क्लीन, कुछ नहीं, कोई इसके पास अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन सरफेस है, सारी एक्टिव साइट खाली। तो अभी क्या होगा, अभी तो इसको बहुत अच्छा लगेगा, गैस आती जाएगी, तुम ऊपर से दबाव लगाते जाओ, गैस आती जाएगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो शुरुआती दौर में हम कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी तेजी से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, उतनी तेजी से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो फिजियोडॉप्शन का जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितने पे एब्जॉर्ब हुआ, अब इसको लिखेंगे प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, जब बहुत सारी एक्टिव साइट भर गई, अब उसके पास जगह थोड़ी कम पड़ने लगी, तो अब थोड़ी सी वो उसके अंदर ये रहेगा कि मत करो एब्जॉर्ब, मत करो एब्जॉर्ब। प्रेशर बढ़ाएंगे तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसे करना पड़ेगा एब्जॉर्ब, लेकिन अब उतनी तेजी से नहीं करेगी। क्या हो रहा है, अच्छा ये इसमें उतनी तेजी से नहीं कर पाएगी जितनी तेजी से पहले कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद, पहले एब्जॉर्प्शन तेजी से बढ़ता है, थोड़ी देर बाद एब्जॉर्प्शन के बढ़ने की स्पीड उतनी तेज नहीं रहती है जितना पहले था। 1/n की वैल्यू
0 से 1 के बीच में, यानी अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता है जितनी तेजी से पहले बढ़ता है। और एक बार तुम प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते सब जगह जितनी एक्टिव साइट थी सब पे एब्जॉर्ब कर दिया, यानी अब हो गया हमारा सिस्टम सैचुरेट। अब हो गया हमारा सिस्टम सैचुरेट। सैचुरेट अगर हो गया तो अब तुम चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, एडसॉर्प्शन के एक्सटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंडलिश आइसोथर्म हमें 3 अलग अलग जोन में एडसॉर्प्शन को समझाता है। नोटिस करें अगर यहां पे, तो हम यहां पे दूसरी लेयर बनने को कंसीडर नहीं कर रहे। हम मान के चल रहे कि पहली लेयर बनी और पहली लेयर बनते ही एडसॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, दूसरी लेयर बनना कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंडलिश की एक कंडीशन है कि इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो हमारा फिजियोसॉर्प्शन है उसमें चीटिंग नहीं हो रही है, यानी वो फिजियोसॉर्प्शन मोनोलेयर्ड है, एक लेयर ही बनेगी, ज्यादा लेयर नहीं बनेगी। अगर ज्यादा लेयर बनेंगे तो सैचुरेशन कंडीशन नहीं आएगी। देखो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन तेजी से बढ़ा, फिर धीरे धीरे मॉडरेट, उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया, फाइनली सैचुरेशन इस प्रेशर पे आया तो इस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। एक्स का मतलब कितनी गैस का एडसॉर्प्शन हुआ, कितने ग्राम पे एडसॉर्प्शन हुआ, कितना एडसॉर्बेट कितना एडसॉर्बेंट। तो एक्स कहलाता है, एक्स बाय एम कहलाता है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। बताओ क्लियर हुई बात? हाँ या ना? क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तुम्हें सारी बातें एडसॉर्प्शन में समझनी है। इस इक्वेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा। x बाय एम तो हम लिख सकते हैं k टाइम्स, कांस्टेंट लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी, k टाइम्स 1 बाय p की पावर 1 बाय n, जहां पे 1 बाय n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी हो सकती, बराबर भी। देखो जब 1 होगा तो पहला केस, जब 1 बाय n होगा तो दूसरा केस, और जब 0 होगा तो तीसरा केस। लॉग फॉर्म में लिखोगे तो लॉग x बाय m लॉग के 1 बाय n बाहर आ जाएगा log p। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं कि तुम्हें log x बाय m और log p का ग्राफ देके 1 बाय n से स्लोप निकलवाएं, बट ऐसे में ये जरूर ध्यान रखो कि 1 बाय n की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में दिखाते हैं। कल को 1 बाय n की जगह मान लो सिर्फ n लिखा है, 1 बाय n की जगह सिर्फ n लिखा है, तो n की वैल्यू कहां से जाएगी? n की वैल्यू जाएगी 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 बाय n की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसकी अकॉर्डिंग n की वैल्यू देख ली जाएगी, जब 1 बाय n 1 है, 1 बाय n 0 है, रिवर्स करोगे तो n की वैल्यू चली जाएगी इनफाइनाइट से लेके वहां तक जहां तक जानी है। अब अगला टॉपिक आता है बच्चों कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब क्या है? कैटालिसिस वो प्रोसेस है। कैटलिस्ट हमने समझा था, कैटलिस्ट क्या थे? वो कंपाउंड, याद है जब तुम बाइक पे जा रहे थे पिंकी से मिलने, तो एक कंपाउंड बीच में आया था, सुरेश रमेश, कौन आया था? कोई तो आया था बीच में, उसने कहा था अरे पिंकी तो जा रही है वहां पे, तो तुम फट से भाग लिए। तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को घटाता या बढ़ाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट जो घटा देते हैं। रेट बढ़ना, रेट घटना। कुछ प्रमोटर भी होते हैं। रमेश ने सुरेश को कहा, सुरेश ने आके तुम्हें कहा, तो रमेश ने सुरेश को एक्टिवेट किया और सुरेश ने तुम्हें एक्टिवेट किया, ये वो प्रमोटर है। प्रमोटर खुद तुम्हें एक्टिवेट नहीं कर सकता, उससे तुमसे डर लगता है, तो प्रमोटर रिएक्शन को कभी कुछ नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूं, नाइट्रोजन है, इसको रिएक्ट करना है हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे बना 2 मोल अमोनिया। अगर तुमने यहां पे मॉलिब्डेनम डाला तो रिएक्शन उसको इग्नोर कर देगी, रिएक्शन उसको इग्नोर करके चली जाएगी, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं मॉलिब्डेनम की बात पे। तुम जा रहे हो, रमेश आया, सुरेश आया, तो सुरेश आया, उसने तुम्हें बोला, तुम्हें उस पर भरोसा ही नहीं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, उसने कहा तो ऐसे फेंक रहा है। लेकिन यहां पे आयरन आया, इसने इसके कान में बात डाली और इसने तुम्हारे कान में बात डाली जो भरोसेमंद था, तो आयरन बन गया कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम बन गया प्रमोटर,
तो वो कंपाउंड जो रिएक्शन पे तो कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन कैटलिस्ट को और ज्यादा पॉजिटिव या और ज्यादा निगेटिव दोनों तरह से प्रमोट करते हैं, उनको कहते हैं प्रमोटर। इन्हीं का अपोजिट जो काम करते हैं उनको कहते हैं पॉइजन। रमेश तुम्हें बताने ही वाला था, सुरेश ने आके उसको रोक लिया कि नहीं 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 मत बताओ मत बताओ। तो ये कहलाते हैं कैटालिटिक पॉइजन, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं, यानी कैटलिस्ट को बढ़िया बनाने वाले को प्रमोटर और कैटलिस्ट को बेकार बनाने वाले को पॉइजन कहते हैं। पॉइजन, जैसे पॉइजन का भी एग्जांपल देखना है, चलो देख लो। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, इसकी रिएक्शन पैलेडिनम हाइड्रोजन से कराओगे तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन वही अगर तुमने इसकी रिएक्शन कार्बन की उपस्थिति में पैलेडियम हाइड्रोजन से कराया तो ये डबल बॉन्ड पे ही रुक जाएगा, ये उसके आगे जा ही नहीं पाया। तो यहां पे कार्बन ने क्या कर दिया, कार्बन ने इनहिबिट कर दिया, इसे इनहिबिटर भी कहते हैं, या कार्बन ने यहां पे एज अ पॉइजन काम कर दिया, रिएक्शन की एक्टिविटी को घटा दिया, रिएक्शन की एक्टिविटी को घटा दिया। अब कैटलिस्ट बच्चों 4 प्रकार के पढ़े जाते हैं कैटालिसिस। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो कैटलिस्ट 4 प्रकार के हैं और कैटालिसिस भी 4 प्रकार के हैं। कैटलिस्ट 4 प्रकार के हैं और कैटालिसिस भी 4 प्रकार के हैं। कैटालिसिस वो प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग कैटलिस्ट काम कर रहा है। होमोजीनियस मतलब, देखो होमोजीनियस का सिंपल से एग्जांपल बताऊं, ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस, ईस्टर में मिलाया पानी, मीडियम था H+, वो भी सॉल्यूशन में, और बना अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, होमोजीनियस का मतलब ही होता है यूनिफॉर्मिटी। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, रिएक्टेंट भी लड़का है, कैटलिस्ट भी लड़का है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। अब तुम जा रहे थे, तुम्हें सुरेश ने नहीं बताया, तुम्हें पिंकी की दोस्त चिंकी ने बताया। तो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करने वाले किसी और स्टेट में है, कैटलिस्ट किसी और स्टेट में। ज्यादातर एग्जांपल जो तुमने देखे हैं वो हेट्रोजीनियस के देखे। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, कैसे अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, तो कहा गया इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ऑटो में क्या हुआ, तुम जा रहे थे, बार बार तुम जा रहे हो, पता नहीं कब पहुंचोगे यार, अब तो पहुंच जाओ, कब तक जाते ही रहोगे। तो तुम जा रहे थे और कोई तुम्हें बताने नहीं आया, कोई तुम्हें बताने नहीं आया। तुमने देखा कि यार गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, और तुम उन लोगों में से निकले जिन्हें लगता है कि पेट्रोल खत्म हुआ तो तेज चला के जल्दी पहुंच जाए तो शायद बच जाए। तो तुमने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, यानी तुम्हें कोई और बाहर से नहीं आया बताने, तुम्हें कोई और बाहर से कैटेलाइज करने नहीं आया, तुम अपने आप अपने ही काम से कैटेलाइज हो गए। जैसे यहां पे पर मैग्नेट का जब ऑक्जेलिक एसिड से टाइट्रेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में रिएक्शन धीमे धीमे होती है, स्टार्टिंग में रिएक्शन धीमे धीमे होती है, पर मैग्नेट का पर्पल कलर धीरे धीरे डीकलराइज हो रहा होता है। लेकिन कुछ देर रिएक्शन होने के बाद हमने कुछ मिलाया ही नहीं, लेकिन रिएक्शन फास्ट हो गई क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट बन गया, बनने वाला प्रोडक्ट ही क्या बन गया, कैटलिस्ट। तो ऐसी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये क्योंकि पूछा गया है रिसेंटली, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप अपने ही वजह से अपने ही प्रोडक्ट के कारण कैटेलाइज हो जाती है, अपने कर्मों से जो फास्ट या स्लो हो जाती है, उनको कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। यानी इनमें बाहर से कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये अपने आप फास्ट या स्लो होगी।
एक ही एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में जो तुम्हें देखना है, पढ़ना है, पर मैग्नेट का ऑक्सैलिक एसिड से टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन है, डीएनएफ ब्लॉक की रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट में भी इंपॉर्टेंट है, और भी बातों में एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर एनालिसिस, मोल कॉन्सेप्ट, उनमें भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर मैग्नेट ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है, इसका एन फैक्टर 2 रहता है, इसका एन फैक्टर 5 रहता है, मीडियम एसिडिक रहता है, और पर्पल कलर डीकलराइज होता है। अब देखो, तुम जा रहे थे पिंकी से मिलने और कोई दूर दराज जिसको तुम जानते भी नहीं हो उसको, मान ले तो उसका नाम रमेश है, रमेश मान ले, चलो रमेश मान ले, रमेश को तुम जानते भी नहीं हो। तो जो रमेश है वो जा रहा था मिंकी से मिलने, तुम जा रहे हो पिंकी से मिलने, धीरे धीरे आराम से मौसम का मजा लेते हुए, हल्की हल्की बारिश है, हवा चल रही है, तुम जा रहे हो मौसम का मजा लेते हुए, और रमेश जा रहा है मिंकी से मिलने, लेकिन रमेश जा रहा है बहुत तेजी से, तुम्हारे बगल से गोली की तरह निकला, एक बार को तुम्हारी बाइक कांप गई, इतनी तेज निकला कि तुम पत्ते की तरह हिल गए। देखो मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है भाई, हम हल्के फुल्के लोग, ज्यादा तेज गाड़ी अगर मेरे बगल से निकलते तो मैं साइड में रुक जाता हूं। तो ऐसा हुआ कि तुम जा रहे थे धीरे धीरे, ये तुम हो जो जा रहे हो धीरे धीरे, ये रमेश है जो जा रहा है तेजी तेजी से। रमेश तेज जा रहा था, रमेश को तुमसे मतलब नहीं, रमेश को मैं देख भी नहीं रहा, रमेश के लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, रमेश अकेले था तो भी तेज जा रहा था और तुम्हारे बगल में भी तेजी से निकला। लेकिन जब रमेश तेजी से निकला, अचानक से तुम्हें लगा मेल ईगो, तेज जा रहा है, जल्दी पहुंचेगा, इतनी हिम्मत, फटाफट तुम भी तेज हो गए। तो यहां पे किसी एक कंपाउंड ने तुम्हें कैटेलाइज नहीं किया, किसी कंपाउंड ने, एक पूरी प्रोसेस तुम्हारे लिए कैटलिस्ट बन गई। इस चीज का होना ने तुम्हें फोर्स किया कि तुम भी जल्दी जल्दी काम करो। तो एक पूरी की पूरी प्रोसेस अगर तुम्हारे लिए कैटलिस्ट बन जाए तो ऐसे कैटालिसिस को कहा जाता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड मतलब देख के, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल दिया, देख, व्हेन एन रोम बिहेव लाइक अ रोमन, ठीक है। तो इंड्यूस का मतलब कोई रिएक्शन थी जो फास्ट हो रही थी, और जब दो रिएक्शन को साथ में कराया तो उस फास्ट रिएक्शन की वजह से दूसरी रिएक्शन भी साथ हो गई। मतलब जब इन दोनों कंपाउंड का अलग अलग ऑक्सीडेशन किया गया, तो ये सल्फाइड ऑक्सीडेशन तेजी से होता है, आर्सेनाइड ऑक्सीडेशन धीरे हो रहा था। बट जब दोनों को सेम कंटेनर में साथ में रख के दोबारा से ऑक्सीडाइज किया गया तो इसकी भी स्पीड बढ़ गई, ये भी जल्दी होने लगा। अब ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, मतलब मेन एनसीईआरटी में नहीं दिखते हैं, साइड एनसीईआरटी में दिखते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बुक, उनमें ऑटो कैटालिसिस आ चुका है तो इसके भी आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बार आ चुका है तो इसके भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें कैटालिसिस की मैकेनिज्म की, तो एडिसॉर्प्शन से समझाते हैं कि ये हमारा कैटालिस्ट सरफेस है, मॉलिक्यूल आए, मॉलिक्यूल इस पे चिपके, चिपकने की वजह से एनर्जी निकली, चिपकने की वजह से एनर्जी निकली, उस एनर्जी की वजह से ये रिएक्टिव हुए या इनके बॉन्ड टूटे, या उस एनर्जी की वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। यही तो तरीका होता है कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम करवा दे, तो ये एनर्जी ने एक्टिवेट कर दिया, तो अब बाहर से हमें कम चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो ए और बी अपना एक्टिव हो गए, इनके बॉन्ड टूट गए, अब इन्होंने अलग अलग अपने आप बॉन्ड बना लिया। तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की तरफ चल के आए कि आओ भाई हमें लो, हमें स्पीड अप करो। फिर कैटलिस्ट ने कहा ठीक है मेरी शरण में आ जाओ, कैटलिस्ट ने उन्हें अपनी शरण में लिया, आशीर्वाद दिया, उन पे कृपा बरसाई और धीरे धीरे करके उनको भड़काया। भड़काने के बाद उन्होंने कैटलिस्ट के अंदर ही, कैटलिस्ट की सरफेस के अंदर, उसके शरण के अंदर ही आपस में रिएक्शन की। रिएक्शन करते ही कैटलिस्ट ने यूं अपना रंग बदला, क्या निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो। तो जैसे ही एडिसॉर्ब हुए, कैटलिस्ट ने इनको भगा दिया और ये प्रोसेस साइकिल चलती रही। लोगों को शरण में लिया, उनको भड़काया, उनसे प्रोडक्ट बनवाया और फिर कहा निकलो यहां से। तो ऐसे करके कैटलिस्ट एडिसॉर्ब करता है, अपनी सरफेस पे प्रोडक्ट बनाता है और वापस से डिसॉर्ब करा देता है। तो कैटलिस्ट की मैकेनिज्म को एडिसॉर्प्शन थ्योरी से समझाया जाता है। जेईई मेन में ये सारे डायग्राम आए तो इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना था कि किस सीक्वेंस में ये प्रोसेस होती है। जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जेईई मेन के सारे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, लेकिन जो सिंपल लेवल, जो आसान क्वेश्चन है, जेईई में भी 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन आसान होते हैं, तो जो आसान क्वेश्चन है वो जरूर आ सकते हैं।
तो ऐसा एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है जहां पे 4 डायग्राम दिए थे और कहा गया था इनको एडिसॉर्प्शन मैकेनिज्म फॉर कैटालिसिस के लिए सीक्वेंस में अरेंज करो। उन्होंने ए बी सी डी रैंडम दे दिया, तो पहले ये आएगा या पहले ये आएगा, पहले ये आएगा, पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे कैटालिस्ट की तरफ, एडिसॉर्ब होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डिसॉर्ब्ड होंगे, फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डिसॉर्ब्ड होंगे। तो इसको कहते हैं मैकेनिज्म फॉर कैटालिसिस। कैटालिस्ट आखिर काम कैसे करता है? बहुत सारे तरीके, एक इंटरमीडिएट थ्योरी भी मानी जाती है, मेन हमारे पास है कि कैटालिस्ट एडिसॉर्प्शन के थ्रू काम करता है। कैसे काम करता है? एडिसॉर्प्शन के थ्रू काम करता है। देन बच्चों आता है जियोलाइट। जियोलाइट होते हैं नालसी, इनको शॉर्ट में हम दिखाते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, नालसी बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ये बेसिकली सिलिसिक एसिड, कार्बन फैमिली में पढ़ोगे, सिलिसिक एसिड के सॉल्ट हैं। किसके सॉल्ट हैं? सिलिसिक एसिड के सॉल्ट हैं। और इनके पास एक पर्टिकुलर शेप, मतलब देखो कुछ ऐसा सा है, ये उसका मॉलिक्यूल। सिलिकेट में बहुत सारे ऑक्सीजन माइनस ऐसे होते हैं, क्राउन ईथर भी ऐसा ही होता है। अब इसकी वजह से ये यहां पे एक कैविटी बना ली, ठीक है, एक कैविटी बना ली। मतलब कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें तो 6 फुट का लड़का ही चाहिए, लाख रुपए कमाने वाला ही चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट है। अब उस रिक्वायरमेंट में जो फिट होगा वही तो वहां पे एब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर लड़का 1 लाख कमाता है लेकिन हाइट उसकी 4 फुट है, तो 4 फुटियों को तो नहीं लेंगे, ठीक है। या हो सकता है हाइट अच्छी है लेकिन कमाता नहीं है, कमाता है लेकिन बॉडी बिल्डर नहीं मेरी तरह। तो जियोलाइट में अलग अलग शेप होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, पॉलीमरिक कंपाउंड होते हैं, कोई डाइमर, कोई ट्राइमर, कोई टेट्रामर, कोई पॉलीमर। तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे मर कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे यूनिट जुड़े होते हैं और इसकी वजह से उनके पास एक कैविटी होती है। इस कैविटी में वही आयन आके एडसॉर्ब हो पाएगा जिसके पास एक स्पेसिफिक शेप होगा, जिसके पास एक स्पेसिफिक शेप होगा। तो तुम्हें जियोलाइट के बारे में इतना समझना है, जैसे O- है तो कैटायन आएगा, ज्यादा छोटा होगा तो निकल जाएगा, ज्यादा बड़ा होगा तो आ ही नहीं पाएगा। तो एक पर्टिकुलर साइज का, एक पर्टिकुलर शेप की चीजों को ही एडसॉर्ब करते हैं। दैट्स व्हाई जियोलाइट्स को कहा जाता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट के 2 काम होते हैं। अगर मैं जियोलाइट को NaZ से दिखा दूं, देखो जियोलाइट में जो कैविटी है, क्योंकि सिलिकेट में ऑक्सीजन माइनस है, तो जियोलाइट में जो कैविटी है वो निगेटिव आयन है। तो निगेटिव आयन में कौन एडसॉर्ब होगा? पॉजिटिव आयन। निगेटिव आयन में एडसॉर्ब कौन होगा? पॉजिटिव। है ये एडसॉर्प्शन थ्योरी, है ये एडसॉर्प्शन थ्योरी। बस ये है कि अब निगेटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन एडसॉर्ब होगा। तो यहां पे जो जियोलाइट लिया जाता है वो स्पेसिफिकली कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा, स्पेसिफिक होते हैं। ये बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं जियोलाइट, इसलिए सेलेक्टिव जगह पे काम करते हैं। जैसे पानी के अंदर से मुझे स्पेसिफिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाना है, तो मैं एक ऐसा जियोलाइट लूंगा जो इसका साइज इस बात से मैच करे कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपना सोडियम आयन दे देगा एक्सचेंज में। तो यहां पे जियोलाइट काम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और इसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो जियोलाइट का एक इंपॉर्टेंट यूज है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है। यही सेम प्रोसेस हम हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। दूसरा, हमारे पास एक इथाइल अल्कोहल है, एक पर्टिकुलर जियोलाइट, बहुत सारे जियोलाइट हैं, तो एक पर्टिकुलर जियोलाइट जिसको बाजार में रिश्ते में ZSM5 कहा जाता है और नाम है जियोलाइट, नाम है जियोलाइट। ये इसको बदल देता है गैसोलीन में। गैसोलीन का मतलब आर्टिफिशियल सिंथेटिक पेट्रोल, गैसोलीन पेट्रोल को ही कहा जाता है। तो ZSM5 जियोलाइट को यूज करते हैं बच्चों इथेनॉल को आर्टिफिशियल पेट्रोल में बदलने के लिए। कई बार पूछा गया है ZSM5, ZSM5, ठीक है बात। तो ये हुई जियोलाइट की। तो
कैटलिस्ट एडिसॉर्प्शन पे काम करते हैं। उसका एक एग्जांपल है जियोलाइट और दूसरा एग्जांपल है एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम तो जियोलाइट से भी 10 कदम आगे, ये तो और तगड़े स्पेसिफिक है। ये तो मतलब बिल्कुल चाबी और ताले की तरह है कि एक ताले में एक ही चाबी जाएगी। जैसे जियोलाइट के पास तो ऑप्शन था कि चलो थोड़ा बहुत साइज ऊपर नीचे तो मैनेज कर लेंगे। जियोलाइट कैविटी रखते हैं लेकिन स्पेसिफिक है, बट लेट्स से कि अगर ये 50% या 70% स्पेसिफिक है तो कैटलिस्ट 99.99% स्पेसिफिक है। तो इनके पास कैविटी लेकिन थोड़ा बहुत साइज ऊपर नीचे ये मैनेज कर लेते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम में थोड़ा बहुत अंतर है साइज का, बट वो मैनेजेबल है बाय द जियोलाइट। लेकिन एंजाइम तो ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा ली, पैदा होते ही कसम खा ली, शपथ ले ली कि मैं सिर्फ इसी रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करूंगा, वरना मैं जीवन भर कुछ काम नहीं करूंगा फिर भी चलेगा। तो एंजाइम की कैविटी, एंजाइम की एक्टिव साइट और ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी और ज्यादा स्पेसिफिक शेप की होती है। बहुत ज्यादा मतलब कसम खा के बैठे ये बॉडी के अंदर काम करने के लिए कि इनकी एक ऑप्टिमम, कि मैं शपथ लेता हूं मैं इसी कैटलिस्ट इसी रिएक्टेंट को लूंगा, इस रिएक्टेंट को इसी टेम्परेचर पे लूंगा, इस टेम्परेचर को इसी पीएच पे काम करूंगा, ये सब कंडीशन मुझे दोगे तभी मैं काम करूंगा, मैं हूं राजा भैया, आसानी से काम नहीं करूंगा। तो एंजाइम कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं, यानी जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है, जो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। प्रोटीन का बॉडी में टूटना पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, शुगर का हाइड्रोलाइसिस, इन्वर्ट शुगर के लिए इन्वर्टेज, माल्टोज शुगर के लिए माल्टेज, या फिर इथेनॉल को CO2 में ब्रेक करना ईस्ट एंजाइम। ये सब जो काम करते हैं, ये सारे काम जो भी कैटलिस्ट इनको बढ़ा रहे हैं उनको बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट, और बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। किसी के इतने नखरे क्यों सहोगे? जब उसका काम बढ़िया हो तभी तो सहोगे। ऐसा थोड़ी कि एक आया इंसान कह रहा है यार मैं तो सिर्फ 1 घंटे काम करूंगा और उसमें भी काम में मान लो घर बनाना, टेढ़ा मेरा घर बना के दे दिया। नखरे उसी के सहेगा इंसान, उसी को पैसे भी देगा, नखरे भी सहेगा जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। तो एंजाइम कैटलिस्ट है भी बहुत काम के, बहुत बढ़िया से कैटलाइज करते हैं, मतलब एकदम चमचमाता कैटलाइज कर देते हैं। तो ये हुआ बच्चों एंजाइम कैटलिस्ट। जैसे कॉमन एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें पता है, तुम्हें याद करने हैं। अगर अभी तक याद नहीं किए हैं तो इनको कृपया करके याद कर लिया जाए, ठीक है। इन्वर्ट शुगर, ये शुगर कोई साधारण सी शुगर नहीं है, सुक्रोज है। देख लो इतना स्पेसिफिक है कि इसके लिए नाम भी अलग नहीं है। इसको इन्वर्ट शुगर था तो इन्वर्टेज बोल दिया, माल्टोज था तो माल्टेज बोल दिया, लैक्टोज है तो लैक्टेज बोल दिया, यूरिया है तो यूरियस बोल दिया। तो बहुत सारी बार एंजाइम का नाम उसी कंपाउंड का नाम होता है जिसपे वो काम कर रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक है, वो यही काम करेगा और कुछ नहीं करेगा अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन है और वो प्लम्बर का भी काम कर दे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। और एंजाइम के लिए बहुत सुंदर सी मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म, कि यहाँ पे प्रॉपर शेप है, एक ताले की एक चाबी, कोई मास्टर की जैसा कुछ नहीं। जब भी लॉक एंड की बोलो बच्चा सबसे पहले बोलता है सर मास्टर की का क्या होगा, तो यहाँ पे चोर डकैती नहीं है, मास्टर की जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एक ताले की एक चाबी, वही चाबी उसमें फिट होगी, फिट होते ही रिएक्शन होगी, रिएक्शन होते ही उसको पहचानना बंद कर देगा एंजाइम, कहेगा तुम तो वो थे ही नहीं जिसको मैंने पहचाना था, तुम भागो यहां से। तो एक चाबी आई जो प्रॉपर उस शेप में फिट हो रही है, फिट होते ही रिएक्शन हुई, रिएक्शन होते ही एंजाइम ने पहचानने से मना कर दिया, रिएक्शन होते ही एंजाइम ने पहचानने से मना करी कि अब तुम मेरे में फिट नहीं बैठते हो, अब तुम मेरे साथ अच्छे नहीं लगते हो, तो तुम निकलो यहां से, कोई दूसरा आकर फिट होगा। तो ये काम होता है एंजाइम में, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो इतना हमारा डिस्कशन हुआ एडिसॉर्प्शन और कैटालिसिस के बारे में। इनमें फ्रेंडलिश आइसोथर्म, एडिसॉर्प्शन की बेसिक मैकेनिज्म, फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन डिफरेंस, कैटालिसिस के बारे में मैक्सिमम एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ में, जिसको कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 3 में से एक टाइप होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। कोलाइडल मतलब अगर हम अपनी बात करें 3 टाइप के सॉल्यूशन की, तो हमारे सामने होते हैं 3 सॉल्यूशन। एक को बोलते हैं सच्चे सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, सच्चे सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलॉइड भी बोलते हैं, और तीसरे को बोलते हैं सस्पेंशन, तीसरे को बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन या सिर्फ सस्पेंशन। तो ये जो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब एक चीज को दूसरी चीज में घोला जाए, डिसॉल्व किया जाए,
तो ये सोल्यूशन सल्यूट के पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए, सल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए। अगर साइज 1 नैनोमीटर यानी 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर, सॉरी 10 टू द पावर -9 मीटर, या कह सकते हैं मिलीमीटर में भी कह सकते हैं, या माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर -3 माइक्रोमीटर से छोटे हैं, तो उन पार्टिकल साइज के सोल्यूशन को कहा गया ट्रू सोल्यूशन। सिर्फ यहीं तक के साइज हैं जो होमोजीनियसली डिसॉल्व होते हैं। होमोजीनियसली का मतलब, इसीलिए सोल्यूशन का मतलब ही था होमोजीनियस, तो इसीलिए इनको सच्चा सोल्यूशन कहा गया। यही वास्तविक सोल्यूशन है, यही अच्छे सोल्यूशन है, यही यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होंगे हर जगह एक समान। बट अगर साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के बीच का है, तो इनको कहा गया कोलाइडल सोल्यूशन। और 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा अगर साइज है, 1000 नैनोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर, इससे भी ज्यादा साइज है, तो इनको कहा गया सस्पेंशन। ये दोनों होते हैं हेट्रोजीनियस। तो सोल्यूशन को बच्चों 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। यहां पे हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन को पढ़ेंगे, ट्रू सोल्यूशन को हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में भी, रेडॉक्स में भी, और सोल्यूशन नाम के चैप्टर में भी। और सस्पेंशन को हम अवॉइड कर देंगे, इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। मिट्टी में पानी, पानी में मिट्टी डालो, थोड़ी देर तो घुली रहेगी, बाद में नीचे बैठ जाएगी। तो सस्पेंशन इतने भारी सोल्यूशन है, या इतने भारी पार्टिकल होते हैं, इतने बड़े पार्टिकल होते हैं कि ग्रेविटी कुछ देर बाद इनको अपने आप अलग कर देती है। सस्पेंशन अनस्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा देर सस्पेंडेड नहीं रह पाएगी चीज। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ, हवा में लटका है, तो कब तक पार्टिकल लटका रहेगा? थोड़ी देर बाद ग्रेविटी उसे खींच लेगी। तो हमें पढ़ना है कोलाइड। चैप्टर को अगर डिवाइड करूं तो पहले समझेंगे कोलाइड की क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरह से कोलाइड को भी बांटा गया। साइंटिस्ट का काम ही था अच्छा खासा सोल्यूशन समझा देते कि सोल्यूशन होता है, बस काम खत्म। नहीं, सोल्यूशन में 3 कैटेगरी, फिर उसके अंदर और कैटेगरी, फिर उनके कैटेगरी की और कैटेगरी, तो वो चेन बनाते चले जाते हैं साइंटिस्ट लोग। तो पहले हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन, फिर समझेंगे कोलाइडल सोल्यूशन को बनाया कैसे जाता है, फिर समझेंगे इनको बर्बाद कैसे किया जाता है, इनका फ्लक्चुएशन, कोएगुलेशन जिसे प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, कैसे किया जाता है, फिर समझेंगे बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो सारी बातें समझा जाएगा कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का तरीका, और ये तरीका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोलाइडल पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। कोलाइडल में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, हर एक बात बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्लासिफाई किया गया फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, जिसको हम लोग सल्यूट कहा करते थे, अब उसको डिस्पर्स्ड फेज कह देते हैं, डीपी, वो प्रोफाइल डीपी नहीं। और जिसको हम सॉल्वेंट कहते थे उसको कहते थे डिस्पर्जन मीडियम, डीएम। तो डीएम का मतलब जिसमें डिस्पर्स हुआ है, डिस्पर्स मतलब फैलना, जैसे कहते हैं ना असेंबली डिस्पर्स, तो सारे बच्चे इधर उधर भाग लेते हैं, तो डिस्पर्स मतलब फैलना। तो जिस मीडियम में फैल रहा है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम, और जो फैल रहा है वो डिस्पर्स्ड फेज। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये हमारे 9 हैं, जिनमें से 8 सोल्यूशन बनाते हैं। गैस और गैस हमेशा होमोजीनियसली मिलते हैं, होमोजीनियसली मिलेंगे तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे, कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। याद कैसे रखोगे? देखो ध्यान से देखो, याद कैसे रखोगे। सल्यूट सॉलिड है, डीपी सॉलिड है, डीपी लिक्विड है और डीपी गैस है। जितने भी गैस हैं, अगर डीपी गैस है तो इनको फोम कहा जा सकता है। तो अगर गैस सॉलिड में डिस्पर्स कर रही है, गैस सॉलिड मीडियम में जा रही है, तो सॉलिड सोल या सॉलिड फोम भी कहते हैं, सॉलिड सोल या सॉलिड फोम भी कहते हैं। गैस अगर लिक्विड में करिए तो लिक्विड फोम या सिर्फ फोम कहते हैं, जैसे सोप बबल हो गया। लिक्विड वाले जितने भी उनको पहले अलग, सॉलिड वाले जितने भी उनको सॉल कहा जाता है, क्योंकि सॉलिड सबसे कॉमन सॉल्यूट होता है। सॉलिड सॉलिड में तो सॉलिड सॉल, सॉलिड लिक्विड में तो लिक्विड सॉल, सॉलिड गैस, गैस बेसिकली एयर, एयर के लिए एरोसॉल, एयर के लिए एरोसॉल। तो अगर सॉलिड गैस में जा रहा है तो एरोसॉल। जहां भी डिस्पर्जन मीडियम गैस है उनको एरोसॉल कहा जा सकता है। तो इस तरह करके तुम्हें 6 के नाम तो बहुत आसानी से याद होंगे। अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है तो फोम, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है तो सॉल, और अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो एरोसॉल। बचे लिक्विड लिक्विड इमल्शन, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्शन और लिक्विड सॉलिड जेल। इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कभी भी
कि स्मोक इज अ टाइप ऑफ, स्मोक इज अ टाइप ऑफ, तो तुम्हें पता होना चाहिए सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, मिस्ट इज द टाइप ऑफ, लिक्विड इन गैस। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहां पे बनते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन डिस्पर्स्ड फेज है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, कौन डिस्पर्शन मीडियम है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। दूसरा क्लासिफिकेशन साइज के ऊपर, पार्टिकल का साइज कोलाइडल के लिए कहां होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, है ना, 1 से 1000 नैनोमीटर। तो पहला क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो जुड़े और एक बड़ा पार्टिकल बना लिया जो कोलाइडल रेंज में था। छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के बड़े पार्टिकल बना लिए जो कोलाइडल रेंज में था, उसको कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड ज्यादातर ये इनऑर्गेनिक सॉल्व होते हैं, इनके एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक सॉल्व, क्योंकि इनऑर्गेनिक पार्टिकल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो जब वो प्रॉपर सिचुएशन में आते हैं, उनको अच्छे से बनाया जाए, उनको बहुत ज्यादा खातिरदारी की, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेंगे, एक समूह बना लेंगे, उनको कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, वो पार्टिकल ही बड़ा था, और वो बड़ा पार्टिकल पहले से ही कोलाइडल रेंज में था, वो बड़ा पार्टिकल पहले से ही कोलाइडल रेंज में था, तो उनको कहा गया मैक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। तो ये ज्यादातर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्व, ये ज्यादातर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्व, जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तीसरा क्या था, छोटे छोटे पार्टिकल थे, उन्होंने जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना दिया, उन्होंने जुड़ के क्या बना लिया, बड़ा पार्टिकल बना दिया, तो इसको कहा गया एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब क्या है, समूह, एसोसिएट होना, जुड़ना, तो इनको कहा गया एसोसिएटेड कोलाइड। अरे सर एक मिनट रुको, ये क्या बवाल हुआ भाई, ई का बवाल है, ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों सेम है क्या, सेम है तो अलग अलग नाम देकर काम क्यों बढ़ाया हमारा, सेम है तो अलग अलग नाम क्यों दिया, कि कुछ तो अंतर होगा इन दोनों में। क्या अंतर है, कहीं तो लिखा होगा, कहीं तो अंतर लिखा होगा। अंतर देखो, ये बीच का एरो हटा दो, ये बीच का एरो हटा दो, अंतर देखो, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, ये क्या बात हुई यार, एक में ऐसा वैसा हो रहा है। ऐसे का मतलब ये जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे, मतलब एक पार्टिकल भी बन सकता है तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, यानी ये रिवर्सिबल नहीं है, इनको कंडीशन से लेना देना नहीं, अगर ये बन रहे हैं तो बन जाएंगे, इनका कितना भी कंसंट्रेशन हो, कम हो ज्यादा हो, बन जाएंगे। ये इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब अगर कम होंगे, अगर कम होंगे तो टूटे रहेंगे, अलग रहेंगे, जब ज्यादा होंगे तभी जुड़ेंगे, होता है ना। अगर मान लो मैं और 2-4 मेरे दोस्त गए, बड़ी सी जगह में पहुंच गए, तो हम अलग अलग आएंगे, हम ग्रुप नहीं बना पाएंगे, लेकिन वही अगर हम छोटी सी जगह में आ गए तो हम अपना एक ग्रुप बना लेंगे। तो अगर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, कम कंसंट्रेशन पे ट्रू सोल्यूशन है, ज्यादा कंसंट्रेशन पे कोलाइडल सोल्यूशन है। और ये चाहे कंसंट्रेशन कम हो चाहे कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बनाते समय जुड़ गए तो जुड़ गए। अब ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल को तुमने पानी में डाला तो वो टूट जाएगा, इसमें क्या होगा, तुमने पानी बढ़ाते गए, कंसंट्रेशन घटाते गए, डाइल्यूशन करते गए, तो ये वापस से अलग हो जाएगा, इसीलिए इनको मिशेल्स भी बोलते हैं। तो मिशेल्स या एसोसिएटेड कोलाइड और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड थोड़े से अलग होते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन के केस से नहीं होते हैं, वो बनते हैं तो बनते हैं, बनते हैं तो बनते हैं, बट एसोसिएटेड कोलाइड लो कंसंट्रेशन पे तो ट्रू सोल्यूशन जैसे रहते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे जुड़ के बना लेते हैं कोलाइडल पार्टिकल। तो यहां पे एक मिनिमम कंसंट्रेशन होगा जिस पे जुड़ेंगे, एक मिनिमम टेम्परेचर भी चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है तो ये वापस से टूट जाएंगे। तो उस मिनिमम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को कहा गया क्रिटिकल मिशेल फॉर्मेशन, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, सीएमसी। सीएमसी वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिस पे मिशेल फॉर्मेशन होता है। इनको सर्फेक्टेंट भी कहते हैं, ये झाग बनाते हैं, ये फोम बनाते हैं, इनको मिशेल भी कहते हैं। इनका कॉमन एग्जांपल है सोप, जितने भी सर्फेक्टेंट है, सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, जो भी पानी में घुल के झाग जैसा बनाते हैं, वो हमारे होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, वो हमारे होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। और ये एक मिनिमम टेम्परेचर पर बनता है,
उस टेम्परेचर को कहा जाता है बच्चों क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए, सीएमसी क्या है एंड क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है। जेई में तो सीएमसी और कैलकुलेट करने के, कंपेयर करने के भी क्वेश्चन आते हैं, बट नीट में हमें सिर्फ इतना पता है तो काफी है। अगली बात उनके नेचर पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है नेचर पे, यानी कि भाई चलो ठीक है कोलाइडल बना रहे हैं, डीपीडीएम है, अब इनमें प्यार मोहब्बत है, दुश्मनी दोस्ती क्या है वो जानना है। तो अगर फिलिक, फिलिक यानी कि प्यार मोहब्बत, फिलिक यानी कि प्यार मोहब्बत, फोबिक यानी कि वैसे तो दुश्मनी होती है लेकिन फोबिक का मतलब कुछ नहीं, ना प्यार मोहब्बत ना दुश्मनी। एक देखो होता है लव, एक होता है हेट और एक होता है इग्नोर। इग्नोर वाला सबसे खतरनाक होता है कि फर्क ही ना पड़े कि उसकी एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, फर्क ही ना पड़े तो सामने वाला इंसान अपने आप ऐसे जल भुन के मर जाता है। तो यहां पे क्या है, अगर डीपीडीएम में अट्रैक्शन है तो बोलते हैं लायोफिलिक। बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि यहां पे रिपल्शन है, नहीं, डीपीडीएम के बीच में कैसा भी इंटरेक्शन नहीं है, एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई मतलब नहीं, तो बोलते हैं लायोफोबिक। लायो मतलब सॉल्वेंट, फोबिक मतलब सॉल्वेंट से दूर जाने वाला। ठीक है, ये यूजुअली होते हैं इनऑर्गेनिक यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर, और ये यूजुअली होते हैं ऑर्गेनिक यानी कि मैक्रोमोलिकुलर, बड़े साइज के मॉलिक्यूल। तो एग्जाम्पल हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से, क्योंकि ये खुद जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ मिला के शेक कर दो ये अपने आप बन जाएंगे, लेकिन यहां पे बनाना पड़ेगा, बना के स्टेबलाइज करना पड़ेगा। यहां पे अट्रैक्शन यानी सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ही सॉल्वेशन कहलाता है, तो यहां पे सॉल्वेशन होता है लेकिन यहां पे सॉल्वेशन होता ही नहीं। रिपीट, इनको अपोजिट मत सोचना, इनको अपोजिट मत सोचना, ये अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये कर ही नहीं रहे। ठीक है, यहां पे रिवर्सिबल कहा जाता है क्योंकि अगर एक बार अलग भी कर दिए तो दोबारा से मिल लो, मिक्स कर लो। ये अलग कर लिए तो भाई फिर बवाल है, फिर इनको मिलाने के लिए फिर वही झंझट, फिर वही मेथड, फिर वही प्रिपरेशन, फिर वही केमिस्ट्री पढ़ो, तो इनको इसलिए इरिवर्सिबल कहा जाता है। इनमें चार्ज हो चार्ज ना हो फर्क नहीं पड़ता है, इनमें चार्ज होना बहुत जरूरी है, इनमें चार्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्ज जैसा होता है, सब पे एक ही जैसा चार्ज होता है, चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी चार्ज की वजह से ये मीडियम में फंसे रहते हैं, मीडियम में डिस्पर्स रहते हैं, मीडियम में लटके रहते हैं, क्योंकि एक ही जैसा चार्ज होता है, वो चार्ज रिपेल करता है। अगर चार्ज खत्म कर दिया तो ये कहेंगे भाई हमें मीडियम में नहीं रहना, चलो यहां से ग्रुप बनाएंगे, ग्रेविटी की मदद से निकल देंगे बाहर। तो इनके ऊपर चार्ज होना कंपलसरी, इनके ऊपर चार्ज होना कंपलसरी है, इनमें चार्ज हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। अब बनाने की मेथड, बनाने के मेथड की बात करें तो हम लायोफिलिक तो देखो सिंपल बन जाएंगे, लायोफोबिक को सबसे पहला मेथड कहलाता है डिस्पर्जन, ब्रिडिक आर्क मेथड और मैकेनिकल डिस्पर्जन। वो चक्की देखिए, आटा पीसने वाली चक्की, ऊपर से बड़े साइज का गेहूं आता है, चक्की के बीच में थोड़ी सी जगह है, तो गेहूं का पार्टिकल टूट के अपने आप छोटा सा आटे जैसा पार्टिकल बन जाता है। वही यहां पे बड़े पार्टिकल को डाला चक्की में, इसको बोलते हैं मैकेनिकल मिल। यहां पे गैप इतना है, यहां पे गैप इतना है कि वो कोलाइडल के साइज का है, 1 से 1000 नैनोमीटर, जिस भी साइज का बनाना है। चक्की चल रही है, चक्की चलाए जाओ, चक्की को पीसे जाओ पीसे जाओ पीसे जाओ, बड़ा पार्टिकल टूट के अपना आप कोलाइडल साइज में निकलेगा, बड़ा पार्टिकल अपने आप कोलाइडल साइज में निकलेगा, इनको कहते हैं कोलाइडल मिल्स। तो ये मैकेनिकल मेथड है जहां पे हम बड़े साइज के पार्टिकल को ब्रेक करते हैं। दूसरा कहलाता है ब्रिडिक आर्क मेथड। आर्क मेथड में क्या कहते हैं, ठंडा सा डिस्पर्जन मीडियम है बाहर, ये अगर दिख नहीं रहा तो ये आइस बाथ लिखा है, ठंडे ठंडे पानी से नहला देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात, इसको यूज करते हैं नोबल मेटल जैसे गोल्ड प्लैटिनम, इन सब के लिए नोबल मेटल के लिए यूज करते हैं। ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ब्रिडिक आर्क मेथड किसके लिए यूज करते हैं। बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाते हैं, बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं, दो रॉड हैं, स्पार्क हुआ, हाई वोल्टेज से स्पार्क हुआ, स्पार्क से बहुत एनर्जी आई, स्पारी नहीं स्पार्क, स्पार्क से बहुत ज्यादा एनर्जी आई और उस एनर्जी से ये वेपराइजेशन हो गया, इस एनर्जी से ये वेपराइजेशन हो गया। वेपराइजेशन होने के बाद, वेपराइजेशन होने के बाद क्योंकि मीडियम ठंडा था तो ये वापस से कोलाइडल पार्टिकल बन गया, वापस से कोलाइडल पार्टिकल के साइज में बन गया। तो ये हो जाता है हमारा ब्रिडिक आर्क मेथड।
नेक्स्ट आता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन को तुम कह सकते हो रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। पेप्टाइजेशन इज बेसिकली रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट बना बिल्कुल ताजा, बासी प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, सुबह सुबह जाके ताजा प्रेसिपिटेट लाना पड़ेगा। तो ताजा प्रेसिपिटेट बना, उसमें तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मीडियम मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट स्टेबलाइज करने के लिए, जिसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो वो ताजा प्रेसिपिटेट जब तुमने डीएम मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिला के शेक किया, तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से उस पर चार्ज आ गया और उस चार्ज की वजह से वो अंदर जाके फंस गया। तो अंदर जाके फंस गया तो उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन यूजिंग अ सुटेबल एजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट, व्हिच इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ये हुए बच्चे हमारे प्रिपरेशन मेथड। मेन ब्रीडिंग आर्क और पेप्टाइजेशन है जो तुम्हें पता होना चाहिए। देन प्रॉपर्टीज आती है, तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट 9th में पढ़ा है। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन ज्यादातर बातें 9th में पढ़ी है, क्यों होता है वो समझो। तुमने फिजिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ा है। अगर एक स्लिट है जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ की ऑर्डर की है, तो वो लाइट को बेंड कर सकता है, राइट। अगर एक छोटा सा होल है जिसकी वेवलेंथ लाइट के ऑर्डर की, तो वो लाइट को बेंड कर सकता है। अब कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में लिखूं तो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और इसी रेंज में विजिबल लाइट भी होती है। विजिबल लाइट भी तो 4,000 एंगस्ट्रॉम से 8,000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो कोलाइडल पार्टिकल और लाइट की जो वेवलेंथ है वो काफी कंपैरेबल साइज की। तो लाइट उन्हीं पार्टिकल से इंटरैक्ट करती है जो उसके लेवल के हैं। लेवल के होंगे तभी करेगी, ज्यादा नीचे अच्छा हटो तुम, ऊपर अच्छा ही तो मेरी पहुंच से बाहर है। तो लाइट अपने लेवल के पार्टिकल से ही इंटरैक्ट करती है। तो जब कोलाइडल सोल्यूशन से लाइट को पास करते तो लाइट को डिस्पर्स कर देता है, लाइट को फैला देता है, लाइट को बेंड कर देता है, जो और कुछ नहीं डिफ्रैक्शन है। जो और कुछ नहीं वही डिफ्रैक्शन है जो फिजिक्स में सुना है, समझा है। तो इसी डिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट की बेंडिंग होती है, जो लाइट का डिस्पर्जन होता है, उसी डिस्पर्जन को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और इस डिस्पर्जन की वजह से लाइट हमें एक कोन के शेप में दिखती है, एक कोन बनता हुआ दिखेगा। इस कोन को कहा जाता है टिंडल कोन। इस कोन को कहा जाता है बच्चों टिंडल कोन। तो ये जो कोन है, ये जो इफेक्ट है, ये हमें दो कंडीशन में मिलेगा। पहला, जो डिस्पर्स्ड फेज है उसका साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरा, शायद तुमने पढ़ा हो, अगर किसी चीज को उसी लिक्विड में मिलाओ जिनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है तो वो इनविजिबल हो जाती है। ऑप्टिक्स पढ़ी ढंग से। अगर मान लो तुम एक पेंसिल को एक ऐसे पानी में डालो जिससे दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, तो वो इनविजिबल होगा, दिखेगा ही नहीं। तो इनविजिबल हो गया तो मतलब लाइट उसके लिए है ही नहीं, लाइट को वो दिखेगा ही नहीं। तो विजिबल होने के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, साइज कंपैरेबल होना चाहिए, साइज कंपैरेबल होना चाहिए, और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसमें डिफरेंस ज्यादा हो। तो एक में डिफरेंस कम हो, एक में डिफरेंस ज्यादा हो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस नहीं हुआ तो पार्टिकल इनविजिबल हो जाएगा, लाइट उससे इंटरैक्ट नहीं कर पाएगी। तो टिंडल इफेक्ट की ये दो कंडीशन होती है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राउनियन मोशन, जो शायद तुमने सुना हो। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था पॉलन ग्रेन में। उन्होंने देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो इसी जिगजैग मोशन को कहा गया, इसी जिगजैग मतलब इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, कुछ पता ही नहीं है। कोई तो सेवन किया है पदार्थ का, किसी पदार्थ का सेवन किया है इसने कि कभी ये इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो इसे पता ही नहीं ये जा कहां रहा है। इस मोशन को कहा गया ब्राउनियन मोशन। क्यों होता है? कोलिजन होता है। जैसे मान लो तुमने किसी पदार्थ, तुम मत करना तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, बट मान लो किसी बड़े इंसान ने किसी पदार्थ का सेवन किया,
अब वो जा रहा है इधर इधर जाता था, पोल खंबे से टकरा गया, खंबे से टकराया तो वो दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा, जाते जाते वो कहीं पेड़ से टकरा गया, वो किसी और डायरेक्शन में जाने लगा, तो वो रैंडमली जा रहा है इधर उधर 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 टकरा के, उसे पता ही नहीं, उसका कोई गोल नहीं है। तो इस रैंडम मोशन को कहा गया ब्राउनियन मोशन। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल बड़े हैं तो वो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से कोलाइड कर देते हैं, आपस में भी करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम से भी करेंगे, और इस कोलिजन की वजह से उनकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है। तो इसका फायदा क्या है, या इसका मीनिंग क्या है, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये हमें बताता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल का मोशन है वो वैसा ही है जैसे गैसियस पार्टिकल का होता है, वो भी तो आपस में कोलाइड करते थे। तो कोलाइडल पार्टिकल का मोशन गैसियस पार्टिकल जैसा होता है, गैसियस पार्टिकल जैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसा आता है? चार्ज आना कंपलसरी है, चार्ज ही स्टेबलाइज करता है। जो चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल पे, वही बच्चों स्टेबलाइज करता है किसको? लायोफोबिक को। और इसीलिए सारे पार्टिकल पे सेम चार्ज आता है, सारे पार्टिकल पे सेम चार्ज आता है, और इसके लिए हम कहते हैं कि प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन होता है। कैसा एडसॉर्प्शन? प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। देखो इसको डायग्राम में समझते हैं, डायग्राम में समझते हैं इसको। चलो देखो, मान लो मेरे पास AgNO3 है जो ट्रू सोल्यूशन है, Ki है ये भी ट्रू सोल्यूशन है, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो AgI का पार्टिकल बना, AgI का प्रेसिपिटेट बना, जो सोल्यूशन के अंदर जाके कोलाइडल सोल्यूशन बना रहा है। सोल्यूशन के अंदर जाके क्या बना रहा है? कोलाइडल सोल्यूशन। यानी पानी के अंदर AgI के बच्चों ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, पानी के अंदर AgI के ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, कोलाइडल सोल्यूशन। अब ये मत कहना सही तो आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज ट्रू सोल्यूशन होता है। अगर ये पानी में डिसॉल्व होता, पानी में घुल के ट्रू सोल्यूशन बनाता तो आयोनाइज होता, अभी आयोनाइज नहीं हो पाएगा। बट हाँ, ये जुड़े हुए हैं। जुड़ने का मतलब क्या है कि Ag और I माइनस के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर ये फोर्स वीक होता तो पानी इसको आयोनाइज कर देता, ये कोलाइडल बन ही नहीं पाता। यहां पे जो फोर्स है वो वीक है, तभी पानी में जाके ये अपने आयंस में टूट जा रहे हैं। पानी के अंदर, ये सारी बात पानी के अंदर हो रही है। तो पानी रे जब पानी में मिलाया AgNO3 तो ये फोर्स वीक है, Ki वाले फोर्स वीक है, इसीलिए पानी के अंदर जाके वो अपने अपने आयंस में टूट जा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो यही प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन समझाती है बात कि Ag और I के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है। Ag प्लस इन सारे नेगेटिव आयन में से I माइनस को प्रेफर करेगा, I माइनस इन सारे पॉजिटिव आयन में से Ag प्लस को प्रेफर करेगा। तो यही बात प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन होती है कि Ag माइनस दोनों नेगेटिव आयन में से किसको प्रेफर करेगा? I माइनस को, और I माइनस दोनों पॉजिटिव आयन में से किसको प्रेफर करेगा? Ag प्लस को। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, तो यहां पे ये दोनों मिल गए। ठीक है, इन्होंने मिलकर बनाया कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी मान लो अगर मैंने Ki को एक्सेस में लिया, AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है, AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो क्या होगा? जब रिएक्शन होगी तो Ag प्लस सारा का सारा खत्म हो गया, जो बाहर गया। NO3 माइनस रिएक्ट कर नहीं रहा है, तो यहां पे आसपास NO3 माइनस बचा। आसपास क्या बचा? NO3 माइनस बचा। आसपास K प्लस बचा, और आसपास I माइनस बचा। यही तो बचेंगे जो एक्सेस है और जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें बची। अब AgI का Ag प्लस I माइनस को चाहेगा, तुझे कितना चाहने लगा? I माइनस Ag प्लस को चाहेगा। I माइनस को तो Ag प्लस नहीं दिख रहा बाहर, लेकिन Ag प्लस को I माइनस दिख रहा है। तो यहां पे जिसको प्रेफर किया जाएगा वो आयन कौन सा है? इन तीनों में से स्वयंवर में जो जीता वो I माइनस है। I माइनस जीतेगा तो यहां पे I माइनस का एडसॉर्प्शन हो गया, I माइनस का एडसॉर्प्शन हो गया।
इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। तो कोलाइडल पार्टिकल में क्योंकि सेलेक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आया उसको एडसॉर्ब कर लिया, नहीं, सेलेक्टिविटी है। और उस सेलेक्टिविटी की वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स हमेशा एक ही जैसे आयन को एडसॉर्ब करेंगे, और एक ही जैसे आयन को एडसॉर्ब करने की वजह से सारे कोलाइडल पार्टिकल पे एक ही जैसा चार्ज आएगा। धीरे बोलना चाहिए था ताकि साथ में कंप्लीट हो। तो AgI के सारे पार्टिकल कैसे हो गए? निगेटिवली चार्ज। तो ये होता है कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आने का थ्योरी, कि चार्ज क्यों आता है? प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन की वजह से। चार्ज क्यों आया? प्रेफरेंशियल सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन की वजह से। ऐसे ही मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो अगर उसको इसके पास एडसॉर्प्शन में करने में किसकी प्रेफरेंस होगी? ये कोलाइडल जो भी कोलाइडल बनेगा उसका अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग मान लेना। जो भी कोलाइडल बनेगा उसके अट्रैक्शन को बच्चों स्ट्रॉन्ग मान लेना। उसके बीच में प्यार मोहब्बत अच्छी है, तगड़ी प्यार मोहब्बत है। तो Fe हाइड्रोक्साइड अगर बन रहा है तो ये या तो प्रेफर करेगा Fe+3 को या प्रेफर करेगा OH- को। ये दो आयन को ही प्रेफर करेगा और किसी को नहीं। तो कोलाइडल थ्योरी कहती है, चार्ज थ्योरी कहती है कि कोलाइडल पार्टिकल पर हमेशा एक जैसा चार्ज आता है क्योंकि वो सेलेक्टिव है। अगर तुम इसको सिंपल पानी मिलाओगे तो सिंपल पानी में OH- कम है, तो Fe+3 को एब्जॉर्ब करके ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर तुम इसे बेसिक पानी में मिलाओगे, बेसिक में OH- ज्यादा है, तो जो आयन मिलेगा एब्जॉर्ब करने के लिए उसको कर लेगा। OH- ज्यादा मिलेंगे तो उनको एब्जॉर्ब करके सारे पार्टिकल निगेटिव, Fe+3 मिलेगा तो उसको एब्जॉर्ब करके सारे पार्टिकल पॉजिटिव। तो कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज आता है वो प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन आता है। किससे आता है? प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। जैसे देखो, जब AgNO3 एक्सेस में है और जब Ki एक्सेस में है, AgNO3 अगर ज्यादा है तो Ag+ ज्यादा है, बाकी आयन तो प्रेफर्ड नहीं है, I- खत्म, तो ये पॉजिटिव कोलाइड बनाएगा। ये कैसा बनाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। किसको एब्जॉर्ब करेगा? Ag+ को, क्योंकि वो ज्यादा है। कंपटीशन दो में ही है, या तो Ag+ या I-। अगर I- ज्यादा हुआ तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा? निगेटिव को। बहुत ज्यादा भी मत कर देना, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन कर देता है, तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता हुआ दिख रहा है। AgNO3 जब ज्यादा था तो प्लस चार्ज एब्जॉर्ब हुआ, Ki जब ज्यादा है तो माइनस चार्ज एब्जॉर्ब हुआ, जिसकी वजह से सारे कोलाइडल पार्टिकल पे एक जैसा चार्ज आता है। अब देखो, मान लो इसने पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लिया सिर्फ सरफेस पे, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लेयर। अब पार्टिकल पॉजिटिव हो गया, पार्टिकल ने पॉजिटिव ले लिया, पार्टिकल पॉजिटिव हो गया, तो पार्टिकल ने मीडियम से तो लिया पॉजिटिव, तो मीडियम से अगर पॉजिटिव लिया तो मीडियम के पास कमी भी तो हुई या नहीं हुई? तो मीडियम कैसा बन गया? निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, तो सारे निगेटिव आ गए पास में। ये मीडियम वाले निगेटिव है, इस लेयर को बोलते हैं मोबाइल लेयर। मोबाइल मतलब ये नहीं कि मोबाइल फोन, मोबाइल मतलब ये मूव कर सकती है, क्योंकि मीडियम है, लहरें आएंगी, गोते खाएगा, तो मीडियम के साथ ये लेयर मूव करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को याद करो, फिजिक्स को याद करो, साइंस को याद करो, क्योंकि तुम नीट की तैयारी करो, साइंस पढ़ रहे हो। पॉजिटिव निगेटिव दो चार्ज लेयर बना रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, कैपेसिटर बना, डबल लेयर कहते हैं उस कैपेसिटर को केमिस्ट्री में। तो इस डबल लेयर को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। इस डबल लेयर को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज भैया की डबल लेयर। और इस डबल लेयर में आएगा एक पोटेंशियल, आएगा नहीं आएगा? जब भी कैपेसिटर एक पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल को कहते हैं जीटा पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को कहते हैं जीटा पोटेंशियल, जो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर में आता है। ये पोटेंशियल मेजरमेंट करवाता है कि कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल है या नहीं, कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल है या नहीं है।
एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जितने भी मेटल कोलाइड हैं या फिर मेटेलिक सल्फाइड हैं, अनलेस अंटिल तुम्हें कंडीशन दी जाए, इनको माना जाता है निगेटिवली चार्ज, इनको माना जाता है बच्चों निगेटिवली चार्ज। और जितने भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हैं, अनलेस अंटिल तुम्हें कंडीशन दी जाए, इनको सोचा जाता है कि ये है पॉजिटिवली चार्ज। कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है बात। चलो अगला उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि सारे कोलाइडल पार्टिकल पे एक जैसा चार्ज है, तो इसका मतलब अगर मान लो सबके सब नेगेटिव हैं तो सब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, सबके सब पॉजिटिव है तो सब नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं और इसी मूवमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। पार्टिकल स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल हमारे पास हैं, उन सब पे एक जैसा चार्ज है, मान लो सब पे पॉजिटिव है। तो जब तक ये चार्ज रहेगा, ये रिपेल करेंगे। मान लो एक बार चार्ज को हमने हटा दिया, इनकी मेमोरी गायब कर दी। जब तक पता था, मान लो बहुत सारे लोग थे, गैंग था, सब में दुश्मनी थी, हमने मेमोरी गायब कर दी कि दुश्मनी की वजह ही भूल जाओ। तो जैसे ही वो भूल गए कि उनके ऊपर चार्ज था, चार्ज हटाते ही उन्हें याद आया कि वो तो लायोफोबिक है। वो जुड़ जाएंगे, जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे जो हैवी है, और ये हैवी पार्टिकल सेटल कर जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन या कोएगुलेशन। तो कोलाइडल पार्टिकल को, लायोफिलिक तो देखो अट्रैक्शन हो ही रहा है, लायोफिलिक में तो अट्रैक्शन है, उसको तो अट्रैक्शन जोड़ के रख रहा है, लेकिन लायोफोबिक अट्रैक्टेड नहीं है, वो चाहते हैं बाहर आना। तो वो तब तक बाहर नहीं आ पाते जब तक रिपल्शन होता है। तो एक जैसा चार्ज उनको रिपेल करता है और उसी रिपल्शन की वजह से वो स्टेबलाइज है। इसीलिए चार्ज इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, जीटा पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यही फैक्टर है जो कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबलाइज करता है। और जैसे ही उनको चार्ज हटाएंगे, वो फ्लॉक्यूलेट करके सेटल कर जाएंगे, यानी सोल्यूशन खत्म। और इसी के लिए हम पढ़ते हैं फ्लॉक्यूलेशन। तो फ्लॉक्यूलेशन कैसे करेंगे? कई सारे तरीके। फ्लॉक्यूलेशन के लिए हमें करना क्या है? चार्ज को हटाना है, अब याद करो चार्ज आया कैसे? एडसॉर्प्शन से। एडसॉर्प्शन का दुश्मन टेम्परेचर, तो बहुत बार ऐसा था कोलाइडल पार्टिकल को गर्म कर दो, खराब हो जाता है। दूध है, दूध को गर्म कर दो, कई बार होता है गर्म करने पर दूध फट जाता है। फटने का मतलब वो प्रेसिपिटेट हो गया, उसका सॉलिड मिल्क क्रीम अलग हो गई, पानी अलग हो गया। हाँ, उसमें जब तक स्टेबलाइजर है वो नहीं होगा, लेकिन अगर स्टेबलाइजर नहीं है तो बॉयल करने से कोलाइडल पार्टिकल चार्ज अपना इवेपोरेट कर देते, चार्ज अपना लूज कर देते हैं, और चार्ज लूज करते प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दूसरा, म्यूचुअल कोएगुलेशन। म्यूचुअल कोएगुलेशन का मतलब एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दिया। जैसे एक पॉजिटिव बादल था, एक नेगेटिव बादल था, दोनों हवा में टकरा गए, तो टकराते ही पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव के चार्ज को खत्म कर देगा। चार्ज खत्म हुआ तो दोनों सेटल कर जाएंगे। तो इसी को कहते हैं बादल का फटना। जब बहुत सारी बारिश होती है, बादल के फटने की वजह से क्यों होती है? क्योंकि वहां पे म्यूचुअल कोएगुलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा देर डायलिसिस करना। डायलिसिस तुमने सुना होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन की सफाई होती है, जैसे ब्लड का डायलिसिस होता है, तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो फ्लो करवाते हैं। तो सॉल्वेंट अगर फ्लो करता रहेगा तो अपने साथ चार्ज को भी फ्लो करके ले जाएगा।
इलेक्ट्रोलाइट छोटे हैं, तो सॉल्वेंट अगर अपने साथ चार्ज को धीरे 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 ले गया तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया तो भी कोएगुलेशन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है और उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन होता है। इसी से तुम हार्डी-शुल्ज़ रूल समझ जाओगे कि अगर न्यूट्रलाइज करना है तो पॉजिटिव को खत्म कौन करेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव को खत्म कौन करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को खत्म कौन करेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव को खत्म करेगा पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं हार्डी-शुल्ज़ रूल। हार्डी-शुल्ज़ रूल कि जो कोएगुलेशन है उसके लिए दो बातें मैटर करती हैं। कोएगुलेशन कराने के लिए दो बातें मैटर करती हैं कि चार्ज अपोजिट होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव के लिए जितना ज्यादा नेगेटिव मिलाओगे, पॉजिटिव को खत्म करने के लिए जितना ज्यादा नेगेटिव मिलाओगे उतनी आसानी से खत्म होगा। और इसी से हम डिफाइन करते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू कि इलेक्ट्रोलाइट, ये तुम्हें याद नहीं करना, इलेक्ट्रोलाइट कितना मिलाए कि वो कोएगुलेट कर दे, कि वो कोएगुलेट कर दे। जितना ज्यादा मिलाना पड़ेगा उसकी पावर उतनी कम बोली जाएगी। सीधी सी बात है। एक अकेले ने आके सबको शांत कर दिया तो पावरफुल बंदा है यार, है ना? जैसे मान लो हम कॉलेज में थे जब, तो बहुत सारे लोग थे, एक एचओडी आया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सारे स्टूडेंट शांत, सब शांत, तो पावरफुल है, पावरफुल है, उसका दबदबा है। तो पावरफुल अगर हुआ तो उसका अमाउंट कम चाहिए होगा। सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, एक लैब इंचार्ज आ गए। लैब इंचार्ज की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती कॉलेज में, होने चाहिए लेकिन नहीं की जाती है, क्या कर सकते हैं। तो तब भी बच्चे शोर मचाए जा रहे हैं। दो चार बच्चे जो अच्छे बच्चे थे वो शांत हो गए। तो अगर ज्यादा अमाउंट चाहिए, अब दो दो बच्चों पे एक एक लैब इंचार्ज, मतलब लैब इंचार्ज से भरना पड़ेगा तब जाके बच्चे शांत होंगे। तो ज्यादा अगर चाहिए तो पावर कम है, पावर कम है, ज्यादा है तो कम चाहिए। तो पावर और अमाउंट अपोजिट चलते हैं। कितना अमाउंट मिलाना पड़ा कोएगुलेट करने के लिए उसको बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। और कितना अमाउंट मिलाने से कोएगुलेशन होगा उसी से समझते हैं कोएगुलेटिंग पावर को। जितने कम अमाउंट से कोएगुलेशन हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट के जितने कम अमाउंट से कोएगुलेशन हो जाए उतना बेहतर। इसीलिए हार्डी-शुल्ज़ रूल आता है कि कोएगुलेटिंग पावर चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे मान लो नेगेटिव है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी आसानी से वो कोएगुलेट कर लेगा। कोएगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना उसका कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा, कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा। देन आता है प्रोटेक्शन। अभी हमने खत्म किया, बर्बाद किया, अब आबाद करेंगे। या तो बर्बाद कर दें या आबाद कर दें। देखो क्या है, एक कोलाइडल है, एक क्या है कोलाइडल, लायोफोबिक। लायोफोबिक साथ में रहना चाहते हैं, लायोफोबिक सॉल्यूशन से बाहर आना चाहते हैं। चार्ज नहीं है, झटपट तैयारी करेंगे बाहर आने की। इन पे चार्ज नहीं है तो ये झटपट तैयारी में आएंगे कि ये सॉल्यूशन से बाहर आ जाए। तो लायोफोबिक मन चले से हैं, लायोफोबिक मन चले बदमाश से हैं। ये सॉल्यूशन में रहना नहीं चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। लायोफोबिक शरीफ है। तो हमने क्या किया, एक बदमाश बच्चा जो क्लास में पढ़ना नहीं चाहता है, एक शरीफ बच्चा है जो पढ़ना चाहता है। बदमाश अगर सारे बैक बेंचर एक साथ बैठ गए फिर पढ़ाना मुश्किल होगा ना। सारे बैक बेंचर एक साथ बैठ गए तो पढ़ाना मुश्किल होगा। तो टीचर्स का दिमाग क्या कहता है, एक बैक बेंचर को एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठा दो, एक एक बैक बेंचर को एक एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठा दो। तो बैक बेंचर को इंटेलिजेंट बच्चे से कवर कर दिया, सबको पहरेदार बना दिया। अब ये जो इंटेलिजेंट है ये पढ़ना चाहता है तो ये तो बैक बेंचर से बात भी नहीं करेगा। तुम में तो कुछ खुराफाती बच्चे कहेंगे सर कोई बात नहीं हम उसको भी खराब बना देंगे, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। तो तुम में तो कुछ होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा, ये तो आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि फिर दोनों बच्चे मिलकर बदमाशी करेंगे। बट चलो ठीक है, तुम्हारी बात को साइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो एक बैक बेंचर बच्चों हमने अच्छे बच्चे के साथ बैठा दिया। अब अच्छा बच्चा क्लास में ध्यान दे रहा है, पढ़ रहा है, सोल्यूशन के अंदर रहना चाह रहा है, और जब तक ये दोनों मिलके बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, ये इन दोनों को मिलने भी नहीं देगा। तो ये जो लायोफिलिक मिलाया मैंने, ये जो लायोफिलिक मिलाया जो सोल्यूशन में रहना चाहता है,
इसने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, इनको बोलते हैं प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो इसने इन्हें दिया प्रोटेक्शन। क्या दिया? प्रोटेक्शन दिया। तो लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करा सकते हैं लायोफिलिक की मदद से। लेकिन समझना, एक अकेला पढ़ने वाला बच्चा 100 बैक बेंचर्स को तो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। हमें एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा, हमें एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा। तो लायोफिलिक सॉल्यूशंस के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो लायोफोबिक को, देखो समझो, करना किसको है? प्रोटेक्ट। लायोफिलिक प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? लायोफोबिक को। लायोफोबिक को क्यों करता है? एक लेयर बना लेता है। कैसे करता है? एक लेयर बना लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। और इसके लिए एक मिनिमम अमाउंट चाहिए, उस अमाउंट को कहते हैं गोल्ड नंबर। अमाउंट ऑफ पावर हमेशा उल्टा चलेगा, अमाउंट ऑफ पावर उल्टा चलेगा। इसको याद रखने का आसान तरीका है, इसको याद रखने का आसान तरीका है कि हमें 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन को बचाना है। 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन को बचाना है। किससे बचाना है? इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट कितना मिला रहे हैं? 1% 10 ml NaCl, 10% 1 ml NaCl। तो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन को बचाना है, इससे बचाना है। इससे बचाने के लिए बीच में जो ढाल होगी, जो ढाल होगी किसकी? लायोफिलिक की। लायोफिलिक की कितने मिलीग्राम ढाल बन के आएंगे? लायोफिलिक की कितने मिलीग्राम ढाल बन के आएंगे? इस ढाल को कहते हैं गोल्ड नंबर, इसको कहते हैं गोल्ड नंबर। इस पे कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आते थे, नीट में नहीं आते, ना आएंगे। डेफिनेशन समझने की, गोल्ड नंबर ज्यादा है तो पावर कम होगी। मान लो अकेले ने आके बचा लिया, मतलब पावरफुल बच्चा है, दमदार बच्चा है। अकेले ने आके बचा लिया तो भाई दमदार है। बहुत सारे 1000 लग गए तो यानी पावर कम थी, लाख लग गए पावर और कम थी। तो गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा, प्रोटेक्शन पावर, प्रोटेक्ट करने की पावर उतनी कम हो जाएगी, प्रोटेक्ट करने की पावर उतनी कम हो जाएगी। प्यूरिफिकेशन एक छोटी सी बात है। कैसे प्यूरिफाई करते हैं? डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस में सॉल्वेंट फ्लो कराते हैं, सॉल्वेंट अपने साथ इंप्योरिटी ले जाता है। इसी को ज्यादा देर करोगे तो वो चार्ज भी ले जाएगा। छोटी सी बात है, डायलिसिस में हम सॉल्वेंट को फ्लो कराते हैं, सॉल्वेंट अपने साथ इंप्योरिटी ले जाता है। ज्यादा देर डायलिसिस कर दिया तो सॉल्वेंट अपने साथ चार्ज भी ले जाएगा और कोएगुलेशन करा देगा। तो डायलिसिस करके प्यूरिफाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रोलाइट या जो इंप्योरिटी है वो जल्दी चली जाएगी क्योंकि चार्ज होती है, इंप्योरिटी जल्दी चली जाएगी क्योंकि चार्ज होती है। देन बच्चों आता है इमल्शन। बस थोड़ा सा साथ और, थोड़ी देर और अपना हौसला बनाए रखो, अपना जोश बनाए रखो। अभी फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन के साथ समझ जाना ये चैप्टर खत्म। मतलब तुमने आज इस चैप्टर को पढ़ लिया अगर पूरा, और तुमने सारी बातें समझ ली, एक बार पीडीएफ नोट से सारी बातें पढ़ लेना, खुद से रीड करोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से तुम सारी बातें रीड नहीं कर पाए। एक बार सारा रीड कर लेना, डेफिनेशन सारी क्लियर हो चुकी है, सारी समझाई जा चुकी है, याद बहुत कुछ रखना नहीं है। और एक बार अगर तुमने क्वेश्चन लगा लिए तो तुम्हारे लिए चैप्टर खत्म, फिर कुछ नहीं बचा चैप्टर में। तो कोलाइड हमारे पास अगर लिक्विड लिक्विड वाले हैं तो उनको कहते हैं इमल्शन। दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। ऑयल के पार्टिकल वाटर में, वाटर के पार्टिकल ऑयल में, क्योंकि ये इमिसिबल होते हैं, आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए हमें चाहिए होता है एक इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो इनको स्टेबलाइज करता है, जो इनको क्या करता है? स्टेबलाइज। जैसे मिल्क कैसा इमल्शन है? ऑयल इन वाटर। मिल्क कैसा है? ऑयल इन वाटर। चलो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फटाफट अब क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंडलिश आइसोथर्म, फ्रेंडलिश आइसोथर्म Kp की पावर 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ये तीनों गलत, ए सही। फटाफट मेरे साथ, ये कौन सी रेंज है? मिड रेंज, फर्स्ट रेंज, लास्ट रेंज। तो ये मिड रेंज है। 1 है मतलब इनिशियल फेज है, एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। 0 मतलब सैचुरेशन आ गया। 1 से 0 के बीच में मतलब मिड रेंज में अभी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कौन सा? डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के लिए कौन सी बातें सही हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, सबके सब निगेटिव है। एक बार पढ़ रखा है, क्वेश्चन को रीड करते करते आंसर मिल जाएगा, रीड करते करते आंसर मिल जाएगा। 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक होती है?
0 1 ऑल केस 2 4 1 1 फिजीज ऑप्शन के लिए फ्रेंडलिश आइसोथर्म सिर्फ वैलिड है फिजीज ऑप्शन के लिए। वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। अगर x बाय m अमाउंट है तो इनमें से कौन सा रिलेशन एडजॉर्प्शन से लेना देना नहीं है। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि x बाय m फिजीज ऑप्शन दोनों पे डिपेंड करता है। फिजियोज ऑप्शन दोनों पे डिपेंड करता है, x पे मतलब प्रेशर पे भी और टेम्परेचर पे भी। प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है जब तक सैचुरेशन ना आ जाए, और टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या, x बाय m फंक्शन ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर डिपेंडेंट। फंक्शन का मतलब डिपेंड करना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का फंक्शन है, बिल्कुल सही बात। x बाय m कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर का फंक्शन है, ये भी सही बात। प्रेशर और टेम्परेचर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT, ये भी सही बात। x बाय m T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x बाय m T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस बात को इनवैलिड कर देगा। इसका ये मतलब बैठ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से x बाय m बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से x बाय m घटेगा, तो x बाय m और टेम्परेचर का जो भी रिलेशन हो इनवर्स रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता है। तो इन चारों में से ये बात सही नहीं है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फंक्शन का मतलब पता हो कि फंक्शन मतलब डिपेंडेंट है। कुछ बच्चे ऐसा लिखा देख के डर सकते हैं। देखो क्वेश्चन जो भी होता है ना, साइंस, टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो सबसे पहले तुम्हारे माइंड के साथ खेलता है। अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ा और डर गए तो कहीं ना कहीं तुम उस क्वेश्चन में अटक जाओगे। क्वेश्चन को पढ़ के भले सॉल्व हो ना हो, तुम्हारे माइंड में आया कि हाँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये क्वेश्चन आसान है, ये माइंड में हर बार लाना है, क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो साइकोलॉजिकली खेलते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे रटने की आदत को नहीं टेस्ट करता, वो तुम्हारे बैठने की आदत को, वो तुम्हारे स्ट्रगल करने की आदत को, वो तुम्हारे प्रेशर झेलने की आदत को, वो तुम्हारे पढ़ने की आदत को, हर एक आदत को टेस्ट करता है। अच्छी आदत भी, बुरी आदत भी। log x बाय m log p का ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या होता है? हमने ये ग्राफ देखा था फ्रेंडलिश आइसोथर्म में। log x बाय m बराबर log k प्लस 1 बाय n log p। तो अगर इन दोनों का ग्राफ बनाया जाए तो स्लोप होता है 1 बाय n। 1 बाय n होता है स्लोप, 1 बाय n इज द स्लोप। एडजॉर्प्शन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है, यही बात सबसे पहले गलत। टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है, यही बात सबसे पहले गलत। गैस का एडजॉर्प्शन सॉलिड पे यूजुअली फिजियोजॉर्प्शन होता है, फिजियोजॉर्प्शन होता है, इसलिए रिवर्सिबल है। जो ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होगा उसके लिए ज्यादा है, ये सब नेगेटिव होता है। ये तीनों बातें सही है, ये तीनों बातें सही है। कौन सा करेक्ट नहीं है? कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता है? नहीं, कैटलिस्ट पाथ को बदलता है। कैटलिस्ट कभी भी स्टेट फंक्शन को नहीं बदल सकता है, कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ पाथ को बदलता है। तो यही बात इनकरेक्ट हो गई, यही बात सबसे पहले इनकरेक्ट हो गई। बाकी बातें ठीक है। जिसको हम प्रमोटर बोल रहे थे एंजाइम की डेफिनेशन में, उसी को को एंजाइम बोलते हैं। और जिसको पॉइजन बोल रहे थे एंजाइम के लिए, उन्हीं को इनहिबिटर कहा जाता है। जिसको पॉइजन बोल रहे थे वो इनहिबिटर है, और जिसको हम प्रमोटर बोल रहे थे उसको को एंजाइम बोलते हैं, जो एंजाइम को मदद करते हैं, एंजाइम को सपोर्ट करते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है। अब सुरेश तुम्हारे घर आके तुम्हें कहेगा नहीं कि जाओ पिंकी से मिल के आओ, वो सिर्फ रास्ते में तुम्हारी बात को बता के तुम्हारी स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंजाइम के बारे में? एंजाइम प्रोटीनियस होते हैं, चलो देख लेंगे। स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। एंजाइम या कोई भी बायोकेमिकल टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी जितने भी बायोकेमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल केमिकल, वो टेम्परेचर के साथ थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लीस्ट नहीं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं।
एडिसॉर्प्शन थ्योरी में स्पीड कैसे बढ़ती है? स्पीड बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एडिसॉर्प्शन हीट बनती है जिससे स्पीड बन जाती है, या एडिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना। यह भी सही है कि हीट देगा, एनर्जी इवॉल्व करेगा, लेकिन उससे इफेक्ट क्या हुआ? कैटलिस्ट के लिए मेनली हम कहते हैं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तो सी और डी में से ज्यादा सही डी वाला है, ज्यादा सही डी वाला है। On which of the following properties does the coagulating power of iron depend? कोएगुलेटिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी? आयन की पावर पे, आयन की स्ट्रेंथ पे, कितनी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो आयन के मैग्नीट्यूड पे भी और साइन पे भी। पॉजिटिव को पॉजिटिव चाहे कितना भी ले आओ, न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, रिपेल कर देगा। पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है तो निगेटिव ही चाहिए, निगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है तो पॉजिटिव ही चाहिए, और जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी आसानी से न्यूट्रलाइज करेगा। तो जैसे ही हमने ये सारी थ्योरी कंप्लीट की थी, सारे क्वेश्चन अब डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। देखो, इनके लिए कोएगुलेशन के लिए क्या दिया है? वैल्यू दी है इसका 52, 0.69, 0.29। जितना ज्यादा अमाउंट उतनी कम कोएगुलेटिंग पावर। क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में। तो किसकी पावर सबसे ज्यादा है? जिसका अमाउंट सबसे कम है, यानी 1 नहीं 3 की पावर सबसे ज्यादा, 3 के बाद सेकंड के बाद 1। ऑप्शन सी मिल गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा देखेंगे जो चार्ज पे बेस्ड है। कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज, गोल्ड नंबर, कोएगुलेशन पावर, हार्डी-शुल्ज रूल, इन पे क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। फॉग कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये तुम्हारे लिए है समझने का। फॉग में क्या होता है? कोहरा, वाटर वेपर्स होती हैं किसमें? गैस के अंदर। तो खुद समझ सकते हो ये कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉल्वेंट का मूव करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट चार्ज की वजह से होगा। कोएगुलेशन, चार्ज को हटा के प्रेसिपिटेट करते हैं, चार्ज की वजह से होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों में अंतर, इसमें डीएम मूव करता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में मूव कौन करता है? डीएम, चार्ज की वजह से, क्योंकि डीएम पे भी चार्ज होता है। यहां पे मूव कौन करता है? डीपी, डिस्पर्स्ड फेज। लेकिन मूवमेंट दोनों में चार्ज की वजह से होती है। टिंडल इफेक्ट में देखा था चार्ज का कोई लेना देना नहीं था, टिंडल इफेक्ट होता है साइज की वजह से। टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है? साइज। अगर साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का है तभी जाके वो लाइट को डिस्पर्स कर पाएगा, तभी जाके वो लाइट को डिस्पर्स कर पाएगा। मिशेल कैसे बनती है? ये 10th क्लास का क्वेश्चन है कि सोप के पास 2 चेन होती हैं, एक ऐसी बड़ी सी चेन और आगे हेड। ये पोलर हेड कहलाता है हाइड्रोफिलिक। पोलर पोर्शन कहां जाना चाहेगा? पानी में। और ये जो नॉन पोलर पोर्शन है ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर पोर्शन कहां जाना चाहेगा? पानी से बाहर रहना चाहेगा। नॉन पोलर पोर्शन पानी से बाहर रहना चाहेगा। तो पानी और एयर बबल, मान लो ये एयर या ऑयल का बबल है, तो जो टेल है नॉन पोलर वो अंदर रहती है, और जो पोलर हेड है वो बच्चों बाहर रहता है। पोलर हेड बाहर है और टेल अंदर है। तो मिशेल में पोलर होता है बाहर और टेल होती है अंदर। पोलर होता है बाहर और टेल होती है अंदर। तो ये हमें समझना है कि मिशेल बनती कैसे, मिशेल फॉर्मेशन कैसे होता है। एट क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, तो सीएमसी वो कंसेंट्रेशन था जिसके ऊपर जाके मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाते हैं। एसोसिएट करने का मतलब वो जुड़ के एक बड़ा कोलाइडल पार्टिकल बना लेंगे, जुड़ के एक बड़ा कोलाइडल पार्टिकल बना लेंगे। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर और इसी चैप्टर के साथ हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बहुत जल्दी तुम्हारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री की मैराथन लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो फटाफट इन सारे चैप्टर्स को तैयार करके रखो, बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में याद होना चाहिए, और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू इन चैप्टर को सॉलिडिफाई कर डालेंगे कि वंस एंड ओवर फॉर ऑल। तो पढ़ते रहो बच्चों इसी जोश के साथ। मिलते हैं दोबारा
ऑल द वेरी बेस्ट।